अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। हम चांद पे सफर करके यहाँ पहुंचे हैं तकरीबन। क्या क्यों ये क्यों? क्योंकि सरफेस देखिए आपने सड़कों का, मतलब अभी कराची में चंद घंटे की मॉडरेट और हल्की बारिश हुई है। सड़कें जो पहले ही तबाह हाल थी, ऐसे गड्ढे नजर आए हैं, ऐसे गड्ढे नजर आए हैं कि दो में तो मैं बिल्कुल गिरते गिरते बचाऊं। नहीं, मैं एक बात बताती हूँ कि कल बारिश हुई है, हर जगह ही बारिश हुई है, लेकिन बहुत सी जगहों पे बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं हुई, हल्की फुल्की होकर भी निकल गई। लेकिन जो सड़कों का हाल था, आज जब मैं सुबह ऑफिस आई हूँ तो मैंने ये रियलाइज किया कि ओह, देयर वर प्लेसेस जहाँ शायद बहुत ज़्यादा बारिश हुई होगी। मेरे तो गोडे गिट्टे रह गए हैं। फिर हिल जाता है इंसान, मतलब उनके ऊपर आप गाड़ी में भी आ रहे हो ना, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। फिर मैंने ऑफिस आके पता किया, भाई सारे बताएं किसकी कहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। अपेरेंटली मतलब कहीं तेज़ तेज़ बारिश भी हुई है, बट नॉट मोर देन लाइक एन आवर, और उसके बाद बूंदाबांदी सिचुएशन रही है या हल्की फुल्की रही है। सड़कों के हाल से ये लग रहा है जैसे कोई तूफान आ गया है। हाँ। सड़कों से जज किया जाए ना कि जी कराची में कितनी बारिश हुई होगी, तो उखड़ के मतलब सामने आ गई हैं, उखड़ के मुंह चढ़ा रही हैं, ठीक है। जबान बाहर निकली हुई है, आंखें ऊपर चढ़ गई हैं सड़कों की। बिल्कुल, कुछ हाल तो हम आपको दिखा ही रहे हैं। तो ये क्या है, व्हाट इज गोइंग ऑन? और ये तब हो रहा है शहर में जब आपको पता ही है रोजाना की बुनियाद पे दर्जनों केसेस डेंगू के रिपोर्ट हो रहे हैं, लोगों की जान जा रही है। इस किस्म का ये मोहलिक वायरस है और मुतअद्दिद लोगों को तो मैं जानता हूं जिनको सिम्टम्स एग्जैक्ट डेंगू वाली हैं, यानी कि जिस्म में शदीद दर्द है, जोड़ों में बुखार है, और फिर भी टेस्ट उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, प्लेटलेट्स नहीं करते हैं। ये मैंने भी सुना है कि कभी कभार टेस्ट को नहीं भी डिटेक्ट कर सकता। बट कमिंग बैक टू द बारिश के बाद फिर एक तोहफा मिला कराची वालों को जिन्होंने देखा, और वो थी एक रेनबो। तो एक कंप्लीट रेनबो थी एंड इट लुक्ड एब्सोल्युटली स्टनिंग। जिन्होंने देखा उन्होंने तस्वीर भी खींची, मतलब ये भी बड़ी बात होती है कि अगर आप कैमरे में उसको कैप्चर कर सकें। हमने मैंने नहीं देखी वैसे। ओह, सो मेनी पीपल हैड पुट इट अप। नो, आई डिडंट आइदर। नहीं, ये जरा ये देखो व्यू, कैन यू इमेजिन? क्या खूबसूरत मंजर है वैसे। ये अनरियल सा लगता है ना, और ये बड़ी मतलब हमेशा अच्छा, बस आप आसमान देखें, नीचे वाली बिल्डिंग्स जो है ना वो इग्नोर करते हैं, क्योंकि नीचे तो कंक्रीट का जंगल ही है और कोई खूबसूरत भी नहीं है। इसीलिए तो रेनबो खूबसूरत लगती है कि नीचे ना देखोगे क्या गंदबला पड़ा हुआ है, बस ऊपर देखो रेनबो कितना अच्छा। और आपको पता है ना, रेनबो के एंड में हमेशा कहते हैं कि देयर इज अ पॉट ऑफ गोल्ड। कभी सुना हुआ है आपने? वो फेरी टेल नहीं है। हाँ, तो लोग ढूंढने पहुंच गए थे कि शायद कोई पॉट ऑफ गोल्ड भी मिल जाए। बट एनीवे, तो सड़कें टूट गई, सब कुछ हो गया, लेकिन एक खूबसूरत चीज़ देखने को मिल गई। और आज भी फोरकास्ट है वैसे बारिश का, एंड वी विल बी टॉकिंग टू सरदार सरफराज साहब मेट ऑफिस से टू फाइंड आउट। अच्छा, पर्टिकुलरली जो बच्चे हैं ना, मतलब इवन 5, 6, 7 ईयर्स वाले, कराची में बहुत यूजुअल नहीं है ये मनाजर, अदरवाइज पाकिस्तान के और शहरों में, इवन लाहौर एंड इस्लामाबाद में ज़रा कि सीज़न में एक आध दफ़ा रेनबो नज़र आई जाती थी जब बारिश होती थी और उसके बाद एकदम धूप निकलती थी। लेकिन कराची में बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया इसको, एंड दे वर सो एक्साइटेड। देखो, द थिंग इज कि उन्होंने कार्टून्स में और फेरी टेल्स और ऐसी जो होती हैं, बच्चे जो देखते हैं, तो बास तो यूनिकॉर्न ढूंढने निकल गए। तो एग्जैक्टली वही तो सारी बात है, चूंकि वो अपने कार्टून्स वगैरह में इसमें देखते हैं, सुनते हैं, और उन्होंने लाइव नहीं कभी देखा होता, तो दिस इज अ वेरी बिग फिनोमेना फॉर पीपल। मतलब देखा तो आपने भी नहीं है? मैंने नहीं देखा, मेरे घर से क्यों नहीं नजर आ रही थी? मेरे घर से भी वैसे नज़र नहीं आई, लेकिन मैंने इंस्टाग्राम पे देख लिया था, और फिर मैंने काफ़ी अफसोस किया कि शायद मुझे ज़्यादा गौर करना चाहिए था या ढूंढना चाहिए था, तो हमें भी नजर, मतलब दिस इज लाइक अ परफेक्ट रेनबो। दिस इज इंडीड। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि कराची में चलो बारिश तो होगी, कराची समेत सिंध के दीगर शहरों में बारिश ने गर्मी का जोर तो तोड़ दिया है, और अचानक तेज़ हवाओं के साथ आपको पता ही है बारिश जहाँ जहाँ से गुजरी है वहाँ शहर के मसाइल जो है वो इस तरह खुलकर सामने आ गए। और वहीं सिंध में सैलाबी सूरत हाल पर इसका बड़ा मनफी असर भी पड़ा है। आपको पता है जहाँ ऑलरेडी पानी हो वहाँ मज़ीद पानी आ जाए तो क्या होगा, तो पानी की सतह जो है वो मज़ीद बुलंद हो गई है। और गैर मुतवक्के बारिशों ने दादू, ठट्ठा, बदीन और इतराफ़ के इलाकों में मौजूद मुतासरीन सैलाब की ज़िंदगी जो है वो मज़ीद मुश्किल कर दी है। तो वी कैन डिस्कस रेनबोज एंड ऑल दैट, बट द रियलिटी इज़ कि इट इज़ टफ। सैलाब ज़दगान पहले ही बेसर सामानी के आलम में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, और इस पर कल होने वाली बारिश ने, आपको पता ही है, उनकी मुश्किलात में बेतहाशा इजाफा कर दिया है। मुतासरीन पहले ही इमदादी सरगर्मियों से मुतमईन भी नहीं है, और ऊपर से मीरपुर खास के कल विजुअल्स आ रहे थे, दिल दहल रहा था देख के, इतनी तेज़ बारिश थी, और लोग जो खैमा बस्तियों में आबाद थे वो अपनी बस्तियाँ छोड़ छोड़ कर जा रहे थे। देखिए क्या हो रहा है मुख्तलिफ इलाकों में। किधर जा रहे होंगे ये सोचो जरा।
बारिश है, बहुत पानी पड़ा है, रोड पे खड़े हैं, कोई ऑफिसर अभी कोई नहीं आया, बंदा कोई नहीं आया है। कोई खेमा मिला आपको? कुछ नहीं मिला है सर। राशन मिला है? कुछ भी नहीं, राशन भी नहीं मिला है। हेॾो ही पानी आयो आहे, 4 महीना थिया न असां मिस्किन हिते पिया दर बदर थियूं रोड धंधे, असांखे केर बि न को राशन ॾिनो आहे, न असांजी जांच कई आहे, न असांखे टेट ॾिना आहिनि, कुझु बि कोन्हे। अॼु वरी बरसाति हीअ हेॾी वसे पई, असां मिस्किननि ॾोह कहिड़ो कयो। असां ॿोट जा ॿुधल आहियूं, पाणी खां मस निकिता आहियूं, वेठा आहियूं उस ते, का शइ असांखे न मिलियो आहे, न तंबू आहे न छा आहे। असांजा नंढड़ा ॿार बुख ते आहिनि, वेठा आहियूं रोडनि ते रस्तनि ते। महिरबानी करे जेको तव्हां खां पुॼी सघे असां सां मदद करायो। जोई में और भांसीदाबाद में ये आदमी बिल्कुल देखने में नहीं आते, जो इंतजामिया है। ये आदमी बहुत परेशान है, इसको न कोई तंबू मिला है न कोई राशन मिला है। सखर में साले पट के करीब पानी के दबाव के बायस सेम नाले का पुल टूट गया। पंबर और मेहड़ में 4 बच्चे सैलाब में डूबे हैं और ये तो 4 वो हैं जो रिपोर्ट हो गए हैं। सैलाब के असरात पूरे मुल्क पर पड़ रहे हैं। फसलों के तबाह होने से दीगर अशियाई ज़रूरिया के साथ आटे की किल्लत का भी खदशा पैदा हो गया है। वैसे तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आटे की इमदादी कीमत ऑलरेडी 4000 रुपये पर पहुँच गई है, तो तंदूर पर रोटी वी शुड नॉट स्पेकुलेट, लेकिन जो अभी मौजूदा सूरत हाल है उससे तो महंगी होने के इम्कानात काफ़ी वाजे हो गए हैं। अच्छा, साथ ही आपको बता दें कि बलूचिस्तान के अवाम महंगा आटा ख़रीदने पर मजबूर हैं। सिंध ने आटे की सपोर्ट प्राइस जो है वो 4000 रुपये मुकर्रर कर दी है, जिसके बाद अब सिंध के अवाम को भी महंगा आटा ही मिलेगा। ये आपका सवाल का जवाब आ गया अब्दुल्ला। और दीगर सूबों से भी आटे की किल्लत की इतलात मिल रही हैं। माजी में हमने देखा है कि गंदम, चीनी और LNG की इम्पोर्ट में ताख़ीर की वजह से या तो माल महंगा मिलता है या फिर मिलता ही नहीं है, और इसलिए हुकूमत को पहले ही इस हवाले से हंगामी इक़दाम जो हैं वो करने पड़ेंगे, बल्कि कर लेने चाहिए थे। हर चीज़ का ही वैसे तो एक प्रीएम्प्टिवली इन लोगों को डिसीजंस ले लेनी चाहिए। अच्छा जी, ज़रा आंखों देखा हाल वही ना, हमें बात यह है कि जो हम बात कर लेते होते हैं उसके बाद वी वांट टू स्पीक टू आवर रिपोर्टर्स ऑन द ग्राउंड, ताकि वो हमें बताएं कि वहाँ क्या हो रहा है। ठट्टा से हमें ज्वाइन करें शाहिद सिद्दीकी। बताइएगा शाहिद। मैं इस वक्त दरियाए सिंध पर मौजूद हूँ। आप ये देख सकते हैं कि ठट्टा सुजावल पुल से ये सैलाबी रेला अपनी आखिरी मंजिल समंदर की तरफ तेज़ी से जा रहा है, लेकिन इस सैलाबी रेले ने कोटरी डाउन स्ट्रीम में जो तबाही मचाई है उसके नतीजे में कच्चे के इलाके में 1000 से ज़ायद जो है देहात वो ज़ेर आब आ गए हैं। लाखों एकड़ पर जो कच्चे में जो फसलें थी, जिनमें केला, गन्ना, चावल, सब्जियाँ, ज्वार, मकई, वो सब की सब जो है वो बर्बाद हो गई है। यहाँ के लोग जो हैं शदीद परेशानी से दो चार हैं। यहाँ पर उन हुकूमत की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से सैलाब मुतासरीन की इमदाद के जो है दावे तो किए जाते हैं, लेकिन सूरत हाल उसके बरक्स है। और गुज़िश्ता रोज़ जो बारिश हुई है उसने सैलाब मुतासरीन की जो है मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा कर दिया है। यहाँ पर जो बच्चे हैं ख़ास तौर पर उनमें जो है जिल्द के अमराज और ग़िज़ाई क़िल्लत की शदीद जो है वो परेशानी से दो चार हैं। उसकी वजह से वो मुख्तलिफ़ बीमारियों में भी मुब्तला हो रहे हैं। यहाँ लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, पीने का साफ़ पानी नहीं है, सर छुपाने के लिए जो है वो खेमे नहीं हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ़ जो NGOs हैं वो कराची, हैदराबाद और दीगर जगहों से जो है आकर यहाँ पर इनकी इमदाद कर रही हैं, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन उनकी मदद के लिए अमली तौर पर देखने में नहीं आ रहा है। अमली तौर पर मदद देखने में नहीं आ रही है, दावे बहुत ज़्यादा हैं। वो एक खातून देखी थी जो शायद बुखार में मुब्तला थी, क्या हुआ था, उसकी माँ या उसकी बहन उसके सर पे पानी डाल रही थी। मतलब आप एक लम्हे के लिए अपने आप को उस पोजीशन में रख कर सोचिए, और आपको पता हो कि इर्द गिर्द कोई अस्पताल नहीं है, कोई डिस्पेंसरी नहीं है, पानी ही पानी है। अगर शहर पहुँचेंगे तो पता नहीं कितने दिन लगेंगे, पहुँच भी पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे। मतलब आप तो, हम सारे जो इस वक्त टीवी भी अगर आप देख रहे हैं तो यकीनन आपके इर्द गिर्द शायद कोई क्लिनिक, कोई हॉस्पिटल होगा। हेल्पलेसनेस की जो फीलिंग हो जब आपको पता है कि आपके इर्द गिर्द कोई मदद नहीं है, या फिर जो है बस वही है उसी पे निसार करें क्योंकि कल का क्या होने वाला है वो भी नहीं पता। ये I don't think we can even imagine how that feels. मतलब अल्लाह ताला सबको आजमाइशों से महफूज रखे, और खुदा का शुक्र हमें अदा करना चाहिए आज हम जिस हाल में बैठे हैं, हर लम्हे कि हमारे ही हम वतन, हमारे ही जैसे लोग हैं, हमारे ही इर्द गिर्द बसने वाले हैं, कितनी मुश्किल में हैं, और इसमें हमें फिर उनकी मदद भी करनी चाहिए, ना कि इंटरनेशनल एजेंसियों को ये लिख लिख कर टैग करना चाहिए कि प्लीज़ पाकिस्तान की मदद ना करें।
मटियारी चलेंगे। रुझान का भी हमने आपको किस्सा बताना है, रुझान बाजारी पे क्या चल रहा है, लेकिन अभी मटियारी जाना है। अब्दुल रज़ाक मटियारी हमें रिपोर्ट करते हैं वहाँ से। जी बिल्कुल, ज़िला मटियारी में 15 रोज़ गुजर जाने के बावजूद अब भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी खड़ा हुआ है। लोग अभी भी अपने घरों में फंसे हुए हैं, शदीद मुतासर हैं। कई ऐसे लोग हैं जो अपने घर छोड़ने को तैयार नहीं है, जबकि 50 से ज़ायद हज़ार जो अफराद हैं वो इस वक्त सड़कों पर बैठे हुए हैं, जिनके पास इस वक्त सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है वो वबाई अमराज का आ रहा है। लोग बीमार पड़ रहे हैं जो मुतासरीन हैं। अब 4 जो मुतासरीन हैं गुज़श्ता 2 रोज़ में वो जहाँ बाक हो गए, जिनको बुखार की अलामत साबित हुई, अस्पतालों में गए तो डॉक्टरों ने इस बात का इंकशाफ किया कि को बुखार था। मलेरिया और डेंगू के जो केसेस हैं मुसलसल रिपोर्ट होते जा रहे हैं। इस वक्त जो वबाई अमराज हैं वो बिलखुसूस बच्चों में ज्यादा फैल रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और मुतासरीन शदीद परेशान हैं। इस वक्त जो सबसे बड़ा मुतालबा है मुतासरीन का वो ये है कि वो अपने घरों से पानी निकलवाने के लिए हुकूमत से अपील कर रहे हैं ताकि वो अपने घरों को लौटे। लेकिन मैं आपको बताऊं, महकमा मौसमियात के मुताबिक एक और सिंध में बारिशों का स्पेल आ रहा है। पहले ही लोग डूबे हुए हैं, लोगों की हालत बुरी हो चुकी है, लोग परेशान हैं, लोग मच्छरों के बायस बीमार पड़ रहे हैं, मर रहे हैं। ऊपर से मजीद बारिशें होने के बाद ये खदशा है कि ये जो डूबे हुए लोग मजीद मुतासर हो सकते हैं और मजीद नुकसान का खदशा है। लोगों के घरों से पानी निकाला नहीं गया तो बड़े पैमाने पे एक और तबाही आ जाएगी। सिंध का तो वो हाल हुआ है कि अल्लाह खैर करे और अल्लाह मियाँ मदद करे सिंध के हुक्मरानों की और ओवरऑल पाकिस्तान में बरसर इक़्तिदार हुकूमत की और अपोजिशन इवन सिविल सोसाइटी की भी, कि ये पानी एक तो पहले निकालना किस तरह है और उसके बाद निकल के जो सूरत हाल सामने आएगी उससे किस तरह डील करना है। मतलब खेत खलियान बागात, चाहे वो केले के हों, खजूर के हों, खड़ी फसलें, इवन गंदम की फसलें, सब तबाह हो गया, सब तबाह हो गया। बहुत बुरा हाल है। और जिस तरह हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट भी बताते हैं कि पहले इतनी बारिश हो रही है और ऊपर से मज़ीद बारिश हो, तो आपको बता दें कि मज़ीद बारिश की पेश गोई है, क्योंकि महकमा मौसमियात ने आज भी कराची वालों को बारिश की खबर दी है। जबकि सैलाब से मुतासर इलाके जो हैं, जिसमें मीरपुर खास, ठट्टा, मिट्टी, उमरकोट, बदीन और थरपारकर में भी बादल बरस सकते हैं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट समथिंग वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब बताइएगा, ओवरऑल सिंध और कराची में क्या प्रेडिक्शन है आज और कल के लिए? जी बहुत शुक्रिया जी। ये लोअर सिंध में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपके हैदराबाद भी उसमें शामिल कर लें, ठट्ठा, बदीन और उधर उमरकोट और मीरपुर ख़ास और टंडो मोहम्मद ख़ान भी किसी हद तक, और इन अजला में बारिश की आज भी चांसेस हैं और एक अगले 2 दिन है। इतना बहुत तेज़ स्पेल तो नहीं है, लेकिन कहीं हल्की कहीं मॉडरेट इस टाइप की होती रहेगी वक्फे वक्फे से, गैप्स के साथ, मुसलसल नहीं है। और कराची में भी आज दोबारा से इम्कान है आफ्टरनून में दोबारा से बिल्डअप होकर कहीं हल्की और कहीं दरमियानी बारिश हो जाए। कराची में तो आज तक है, लेकिन जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स हैं थरपारकर, उमरकोट, बदीन और मीरपुर खास वगैरह, वहाँ पर है अगले 2 दिन इम्कान है वक्फे वक्फे से कभी हल्की और कभी दरमियानी बारिश। लेकिन जो वस्ती और बालाई सिंध के अजला हैं उनमें इतनी कोई बहुत ज़्यादा उस तरह से सिग्निफिकेंट बारिश नहीं है। कहीं कहीं लाइट रेन हो सकती है, ख़ासकर दादू, सैमन और ऊपर कंबर शदात कोट की तरफ, और इसी तरह से नवाबशाह और सांगड़ और खैरपुर इन अजला में हो सकती है कहीं हल्की और कहीं दरमियानी बारिश। जी ये बताएं, इन बारिशों को जो अभी ये 1-2 दिन का स्पेल है, इसको आप क्या कहेंगे? ये मॉनसून का इख्तिताम हो रहा है, इसके बाद हम इन इलाकों में मज़ीद बारिश नहीं देखें, क्योंकि कभी तो ख़त्म होगा ना, पिछले कितने महीनों से ये शुरू हुआ है। जी है तो बिल्कुल मानसून का स्पेल है, चूँकि सितंबर का महीना भी एटलीस्ट सितंबर के वस्त तक या तीसरे हफ्ते तक तो मानसून आपको पता है हवाएं आती रहती हैं, गो कि उतनी शिद्दत की नहीं होती जैसे कि हमने जुलाई और अगस्त में सामना किया। लेकिन मानसून का स्पेल है और ये उतना यानी हैवी स्पेल नहीं है। और इसके बाद एक और स्पेल हो सकता है आ जाए 22 या 23 के बाद एक और का इम्कान है। देखें अब वो मैच्योर होता है कि नहीं होता। लेकिन ये स्पेल जो है अगले 2 से 3 दिन है, लेकिन लकीली बहुत हैवी या उस तरह का नहीं है कि जैसे बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस बनने वाला नहीं है। कराची में आज ये ख़त्म हो जाएगा सिलसिला बारिश का, आज हल्की फुल्की बारिश होगी एंड दैट इट्स ओवर इन कराची।
जी जी, कराची में आज ही ज़्यादा असल में चांसेस था। कल जो बारिश हुई वो तो कुछ असल में गुजरात के ऊपर एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ था जिसने पिछले 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी और हब्स का समा किया हुआ था। सी ब्रीज कट ऑफ होने की वजह से कुछ लोकल डेवलपमेंट हुई, हीटिंग की वजह से मॉइस्चर अवेलेबल था, तो कल जो हो गई और आज भी है इम्कान। अच्छा, जब ये बारिशें खत्म हो जाएंगी तो इसके बाद, क्योंकि पिछले इस बारिश से बिल्कुल पहले हमने कराची में एटलीस्ट देखा था 3-4 दिन से बहुत गर्मी थी, शदीद गर्मी थी, तो उसको हम वापस एक्सपेक्ट करें कि अब ये स्पेल ख़त्म होगा तो दोबारा से उस लेवल की गर्मी होगी? नहीं, इंशाल्लाह गर्मी ख़त्म हो जाएगी। वो मैंने आपको बताया ना कि असल में जो लो प्रेशर एरिया को जब बन जाता है कराची के जनूब में, जनूब मशरक़ में, जैसे कि वो गुजरात पे बना हुआ था पिछले 3-4 दिन से, तो उसकी वजह से सी ब्रीज कट ऑफ हो गई थी बिल्कुल, और सर्कुलेशन हवाओं की जो थी कि इस तरह से आ रही थी। तो चलो शुक्र है, लेकिन ये सिलसिला आज ख़त्म होगा या कल परसों तक भी जाएगा? कराची में तो आज ख़त्म हो जाएगा। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं साउथ और साउथ ईस्ट सिंध के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर अगले 2 दिन रहेगा वक्फे से, लेकिन कराची में आज ख़त्म हो जाएगा। कराची की में गर्मी फिर परसों से इंशाल्लाह इसमें सी ब्रीज बहाल हो जाएगी और गर्मी की शिदत में भी कमी आ जाएगी। बाकी मुल्क में सरदार साहब मौसम की तब्दीली के असरात कब से देखने में आएंगे? मतलब अक्टूबर गर्म होगा, निस्बतन ठंडा होगा इस मरतबा, क्योंकि बाज़ सालों में अक्टूबर आखिर तक बहुत गर्म रहता है, बाज़ दफ़ा ठंडा हो जाता है। चलें, कराची में तो गर्म रहेगा ही, बाकी मुल्क की बात कर रहे हैं हम। देखिए, जो साउथ के इलाके हैं बशमूल कराची, यहाँ पर अक्टूबर दोबारा से गर्म महीना होता है, और कराची में इंसिडेंटली मई के बाद अक्टूबर जो है ना टेम्परेचर वाइज दूसरा गर्म तरीन महीना होता है कराची में। और सितंबर के, जैसे मैंने कहा कि ये जो स्पेल चल रहा है नॉर्थ में, ख़ासकर जो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, इस्लामाबाद से ऊपर के इलाके, वहाँ पर ये अच्छा स्पेल जो चल रहा है पिछले 4-5 दिन से चल रहा है KP में, GB में, कश्मीर में, और अगले 2 से 3 दिन एटलीस्ट और प्रिवेल करेगा। फिर उसके बाद एक आध स्पेल और है, तो अक्टूबर तो खुश्क होगा जनरली, उसमें कोई बारिशें नहीं है और धूप निकला करेगी अच्छी। लेकिन ये कि बिल्कुल जो एक्सट्रीम नॉर्थ के इलाके हैं वहाँ पर जाहिर है कि अक्टूबर में ही सर्दी पड़ना शुरू हो जाती है, ख़ासकर गिलगित बल्तिस्तान और KP के जो पहाड़ी इलाके हैं। तो बाकी तो दिन में मौसम मतलब थोड़ा सा निस्बतन तेज़ धूप होती है, लेकिन रात में खुनकी आ जाती है फिर अक्टूबर के ख़ासकर दूसरे-तीसरे हफ्ते से। अच्छा जी, कौसे कज़ा भी सरदार साहब लास्टली बच्चों ने कल बड़ा एंजॉय किया है, देखी है, तो वैसे ये कराची में कितने अरसे बाद ये फिनोमेना ऑब्जर्व किया गया है? हाँ, इसका मुझे आइडिया नहीं कि कितने अरसे बाद है। असल में ये होता है कि जब बारिश होकर रुक जाए और उसके बाद धूप निकले तो वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो एक्चुअली सस्पेंडेड होते हैं, तो सूरज की रोशनी जब उन पर पड़ती है तो वो स्कैटर होकर इस तरह का रेनबो बना देते हैं। जी, ये तो सबसे आई एम श्योर के कच्ची में या प्राइमरी में पढ़ा ही है ये सारा फिनोमेना। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका सरदार फराज। और अब्दुल्ला, आप क्यों हम सारों का इम्तिहान लेते हैं? ये कौसे कज़ा क्या था? ऑनेस्टली आपने सवाल किया और मैंने कहा पता नहीं कुछ और भी हुआ है जो मुझे नहीं पता चला। नहीं निकला, ये रेनबो की बात हो रही थी। उम्मा, ये मैं आपको बता चुका हूँ, हमने 2 साल पहले भी मैंने आपको याद कराया था। 2 साल पहले शायद बचपन में, मतलब मैंने वैसे कौसे कज़ा नहीं सुना हुआ। बचपन मतलब व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? ये कौसे कज़ा, मुझे लगा कि पता नहीं क्या और चीज़ हो गई है जो कि कोई धमाका हुआ है जो कि हमें नहीं पता। रेनबो को कौसे कज़ा कहते हैं अकॉर्डिंग टू सरदार साहब भी कह रहे हैं कि मुझे नहीं याद लास्ट टाइम कब तक, काफ़ी अरसे बाद वैसे था। अच्छा जी, साथ ही आपको कुछ और भी बताना है कि पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान की सरहद पर वाक़े इलाके रोजान मज़ारी में इंडस हाईवे के दोनों तरफ हज़ारों मुतासिरीन सैलाब बदस्तूर पनाह गुज़ी हैं और शहर के गिरदोनवा में पानी इतना खड़ा हुआ है कि वो और कहीं जा भी नहीं सकते। और जियो न्यूज़ की टीम जब पहुंची तो मुतासिरीन अपने इलाके के ताकतवर सरदारों के खिलाफ लिटरली फट पड़े। जो ऐसे बोला है उन्होंने, देखें। रोजान टूल प्लाजा क्रॉस करते ही इंडस हाईवे के दोनों तरफ खेमों की तवील कतारें नजर आती हैं। हमारे को ये लोग कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। अच्छा, हाँ, हम डूबते नहीं थे, हमें डुबाया गया है। क्यों? जोर जबरदस्ती डुबाया गया है हमें। इधर से बंद था, बंद पहले काट दिया, पानी नहीं है पहले बंद काट दिया लोगों ने। हाँ, मज़ारी, ये देखो ये मज़ारी लोग बैठे हैं, उन लोगों के बस्ती में देखो एक पानी एक कतरा भी नहीं गया है। अच्छा, हाँ, बंद भी है उधर, बंद नहीं टूटा, हमारा बंद टूटा गया है।
और हमारे इलाके में जोर ज़बरदस्ती पानी आया है। हम गरीब लोग हैं, ये कच्ची आबादी वाले, कोई फंड नहीं मिल रहा। जितना भी फंड आ रहा है उन लोगों के पास जा रहा है, मज़ारी लोगों के पास पानी नहीं निकाल रहे। ये मेहरबानी करो, हम लोगों की गुजारिश है, गरीब लोग हैं, आप लोगों से हाथ में मांगते हैं, यकीन करो हमारी मदद करो, मेहरबानी करो। आपने वोट किसको दिया था? पीटीआई को दिया था। तो पीटीआई वाले आए इधर आपकी मदद? भी नहीं आया सर। हाँ, बस ऐसे थे कि चले गए। इमरान खान आए तो थे यहाँ पे? आए थे सर। हाँ। लेकिन वो भी बड़े लोगों से हो के और शहबाज शरीफ भी आए थे? शहबाज शरीफ भी है, मरियम नवाज भी है, लेकिन हमारा तो वो 25,000 भी गरीब को मिलते थे, वो भी बंद हो गया। हम किसी से भी मुतमैन नहीं है, ना इंतज़ामिया से मुतमैन है, ना MP MNA से मुतमैन है, ना दूसरे जो उम्मीदवार हैं आगे आने वाले, ना उनसे मुतमैन है। जान सिटी के आसपास कुछ बस्तियां हैं, वहाँ के जो गरीब लोग हैं उनको कहना है कि यहाँ के जो सरदार लोग हैं उन्होंने अपने मकानात बचाने के लिए उनको डबो दिया। नहीं, असल में अब बहुत सारे लोग अब ये भी कह रहे हैं कि आपने जो कट्स लगाए हैं वो उस कट्स में आपने हमारा ख्याल नहीं रखा। अब देखें, ये वो कहते हैं ना कि डेस्परेट टाइम नीड्स डेस्परेट मेजर्स, तो मैं ये बात इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। ये इधर ही पैदा हुआ है, इधर खेमे में सड़क पे पैदा हुआ है। इसका क्या नाम रखा आपने? नाम दरिया खान। दरिया खान रखा है? दरिया में पैदा हुआ है। ये बाहर घर सैलाब करने आई। अच्छा, ये दरिया में पैदा हुआ है इसलिए आपने इसका नाम दरिया खान रख दिया। दरिया खान से आपने मुलाकात की, लेकिन द मिजरी, ये ट्रेजेडी है, ये हॉरर स्टोरीज है। मतलब एक क्या हज़ारों बच्चे भी इसी तरह ही पैदा हो रहे हैं दरिया के किनारे, कैंप्स में। बस्तियाँ की बस्तियाँ डूब गई हैं, इसलिए हम दोबारा से, पता है क्या, एकदम वो कोई भी आफत आती है, शुरू में लोग बहुत ज़्यादा डोनेट करते हैं, उसके बाद ज़रा लाला आ जाता है, उसमें डाइवर्ट हो जाती है टेंशन, सियासी बातें होना शुरू हो जाती हैं। कल से भी एक नया मामला आया जो सुर्खियों की जीनत बना हुआ है। हम दोबारा से आपको इसलिए तमाम चीज़ें दिखाते हैं। थैंक यू हामिद मीर साहब फॉर रिपोर्टिंग दैट फॉर अस एंड फॉर जियो न्यूज़। आप इतने हफ्तों से ये सिलसिला जारी रखे हुए हैं कि ये सिलसिला जो मदद का शुरू हुआ हुआ है ये बंद ना हो, चाहे वो पैसों की सूरत में डोनेशन हो, चाहे राशन हो, चाहे दीगर अशिया ज़रूरियाँ हो। अब तो अद्वियात But having said that, it needs to be more organized. It needs to be organized. बल्कि अगर आपको किसी बाहर से किसी दुनिया में जहाँ ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स ज़रा बेहतर हों, मदद चाहिए तो वो भी ले लें, बिकॉज हर शख्स को मदद की ज़रूरत है, हर ख़ानदान को ज़रूरत है और उनको ये मदद पहुंचनी चाहिए। बी इट इन द वे, इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, जैसे हम आटे की भी बात कर रहे हैं, जो भी सारी चीज़ें, या फिर पैसे। जिस तरह के यहाँ एक मुतासरीन जैसे आप कह रहे थे कि जो पहले हमें 25,000 मिलते थे अब तो वो भी नहीं मिल रहे। दे रियली हैव नथिंग, बिल्कुल कुछ नहीं है। आप ये सोचिए कि सड़कें तो हैं ही नहीं, रेलवे का निज़ाम अभी कराची लाहौर ट्रैक बहाल नहीं हुआ अभी तक, टिल डेट एज वी स्पीक। मतलब अब तो कुछ हफ्तों ही गुजर चुके हैं ना। और अच्छा, ये बाय द वे एक शॉट था जिसमें वो पानी दिखा रहे थे, अभी तक पानी उतरा ही नहीं है। सो उनके लिए उतरने तो का कोई चांस नहीं है। तो लिहाजा फॉर दीज पीपल जो यहाँ बैठे हो, ये मनाजर ज़रा देख लें एक दफ़ा दोबारा कि ये लेटेस्ट शॉट्स हैं, ये कोई हम आपको 2 हफ्ते पुराने नहीं दिखा रहे, ये अभी तक ये हाल है। चाहे वो मेहड़ हो, चाहे रोजान मज़ारी हो, चाहे दीगर अजला हो, मतलब किस किस ज़िले का हम नाम लें। मंचर झील के अतराफ़ में मतलब झील इतनी सी थी, आप सैटेलाइट इमेजेस देखें और उसके बाद अब लेटेस्ट इमेजेस देखें तो वो पूरा इलाका झील बन चुका है। वो लिटरली ऐसा लगता है कि कराची में एक पट्टी तो ऐसी है जो बस समंदर बहूरा अरब वो एक्सटेंड हो गया है और आगे तक आ गया है। सो द सिचुएशन इज़ टेरेबल और किसी एक के बस की बात भी नहीं है। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। कोई एक हुकूमत, कोई एक इदारा, कोई एक फ़र्द ये सब कुछ नहीं कर सकता। इट शुड बी अ कलेक्टिव एफर्ट। और इस वक्त हम टांगे खींचने के बजाय एक दूसरे की सब मिलकर कलेक्टिव एफर्ट करेंगे तो पाकिस्तान इस आफत से बाहर निकल सकता है। हम आपको बारहा ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान तारीख की बदतरीन आफत और से कल को कोई ये ना कहे जी हमें पता ही नहीं चला कि इसकी नौयत क्या थी। ये मुतासरीन की अपनी आवाज़ है जो हम आपको सुना रहे हैं, ये हम कोट नहीं कर रहे, ये खुद बता रहे हैं आपको। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। मतलब ये सब कुछ चलता रहेगा इस वक्त, करोड़ों लोग। अच्छा, we'll give you a moment to think about it. स्ट्रीट क्राइम्स की बात करना बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि इतना अब खौफ आता है घर से बाहर भी निकलते हुए, बिकॉज एवरीबडी, आई एम सॉरी टू से, बट लुक्स लाइक अ सस्पेक्टेड क्रिमिनल, क्योंकि आपके साथ कुछ भी हो सकता है। पता है क्या, मैं सोच रहा था और मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ कि सड़कें मतलब ठीक नहीं हो रही, जो पहले बनी थी वो तो पूरा है, आपको पता है, ये पूरा शहर टूट गया है, मच्छर पकड़े नहीं जा रहे, डेंगू की सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल है, स्ट्रीट क्राइम है कि वो काबू में ही नहीं आ रहा। मतलब वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कितने अरसे बाद ये इस
इस पीक पर पहुंचा है? ऑलमोस्ट एज इफ कि ये कोई मौका मिला है सारे गैंग्स को, सारे क्रिमिनल्स को, और वो ये मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे। तो ये क्या हो रहा है कि इनको इतनी खुली छूट मिल गई है कि जो करना है करो। बहुत सी बात है, अब तो आपको पता है CCTV फुटेज का रिवाज है, तो बहुत कुछ सामने नज़र भी आता है। और ये बेखौफ हैं उस डेंगी मच्छर की तरह जो कि मतलब दस्ता चला जा रहा है। इन लोगों को भी पता है कि इनकी कोई पकड़ नहीं होनी है। देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी स्प्रे। वी शुड नॉट बी सेइंग दिस ऑन टीवी, लेकिन भाइयों और बहनों और प्यारे बेटों और मतलब बुजुर्गों, ज़रा सी मुज़ाहमत पे ये लोग जान ले रहे हैं। हाँ। इसलिए जो आए भाई, हम क्या आपको मशवरा दें, आपको पता ही है क्या करना होता है। Although not, we shouldn't be saying that on But TV. this is the reality. जरा सी मुज़ाहिमत पर जान ले रहे हैं, जरा सी मुज़ाहिमत पर गोली मार के जा रहे हैं। अच्छा, ये सब कुछ छोड़ दें। जो सिंध के वज़ीर इत्तलात हैं ना शर्जील मेमन साहब, वो कह रहे हैं सब ठीक है। सोचें काम कर रही है। और पुलिस ने मुझे, जैसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जी कि सर रोज़ाना पे बुनियाद पे काफ़ी लोग हम गिरफ्तार कर रहे हैं। स्ट्रीट क्राइम के जो लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं उनसे वो चीज़ें भी रिकवर हो रही हैं जो लोगों ने FIR में कटवाई हुई है। वो मोबाइल फ़ोन भी रिकवर हो रहे हैं, वो गाड़ियाँ रिकवर हो रही हैं, वो मोटर बाइक्स रिकवर हो रही हैं। लोगों को गिरफ्तार किया, कुछ लोग एनकाउंटर में भी मारे जा रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो पुलिस कर रही है। अब बात है तशहीर की। अब वो जो पुलिस चीज़ कर रही है, मैं ये रिक्वेस्ट उसके आज से ले लूँगा डेटा, वो डेटा मैं उनसे ले लूँ। फिर रोज़ जो मैं अगर ये ब्रीफिंग देता हूँ तो आपको मैं डेली पुलिस की ब्रीफिंग दे दूँ, ताकि आपको पता चल सके, आवाम को पता चल सके कि हमारी सिंध पुलिस क्या कर रही है। जहाँ आप रेंजर्स की बात की, रेंजर्स भी बहुत अच्छा काम कर रही है। काफ़ी जगहों पर कॉम्बैट ऑपरेशन होते हैं जहाँ पे रेंजर्स और पुलिस मुश्तरका तौर पर उन इलाकों में कार्रवाइयाँ करते हैं, उन इलाकों में लोगों को के खिलाफ जो एक्शन लेते हैं। अच्छा, हैविंग सेड दैट, ये तो आपने सुन लिया है, लेकिन आपको से यही बता दें कि हालिया दिनों में अब तक मुज़ाहमत पर 6 शहरी जान से हाथ धो बैठे हैं। तो ये भी हो रहा है साथ साथ, डिस्पाइट एनीथिंग दैट एवरीबडी सेज। और दूसरी तरफ पुलिस की अदम दिलचस्पी को देखते हुए अवाम ने खुद डाकुओं को ठिकाने लगाना शुरू कर दिया। और आपको पता है कि जब ये होता है तो उसमें कोई देयर इज़ नो कोर्ट कचहरी, और फिर वो किसी ने किया हो ना किया हो, एवरीबडी इज कम्स अंडर द रेडार और फिर लोग पकड़ लेते हैं। मतलब ये उस नहज पे आने ही नहीं चाहिए मामलात, क्योंकि इसको भी किसी तौर इनकरेज नहीं किया जा सकता। मतलब अवाम कचहरियाँ लगाना तो नहीं शुरू कर सकते हैं ना, क्योंकि फिर उसके फायदा उठाने वाले जिससे पूरा फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी दरहम बरहम हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। मतलब जिसने नहीं भी किया वो भी इसके निर्गे में आ सकता है। गुज़श्ता दिनों के दौरान 4 से 5 डाकू वारदातों के दौरान ही मारे गए। डकैती, मुज़ाहिमत पर शहरियों का कत्ल और डाकुओं के मारे जाने के वाक़यात बढ़ने के पीछे क्या वजूहात हैं? एक तो महंगाई है और गुर्बत भी है, सब कुछ है। ये फैक्टर्स भी हमें पता है मलहूज़े खातिर रखने चाहिए। अफजल नदीम डोगर हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं। डोगर साहब, वज़ीर साहब कहते हैं कि नहीं है इतनी बुरी हालत। आपके जो पुलिस सोर्सेज हैं या आपके जो आज़ाद ज़राए हैं वो क्या बता रहे हैं? जो सोशल मीडिया पे लोग पोस्टें कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई बहुत बुरा हाल है, वो तो कुछ और कहानी सुना रहा है। नहीं, बात ये कि सोशल मीडिया को छोड़ दें, हमारा तो काम है ना रिपोर्ट करना। जो हमारे डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, डेली बेसिस पे जो चीज़ें हमारे पास आती हैं, जाहिर है कुछ चीज़ें हैपनिंग्स हो रही हैं तो हम तक पहुंच रही हैं और हम इनको रिपोर्ट कर रहे हैं। ना रिपोर्ट करें बल्कि एविडेंस के साथ सारी चीज़ें वो आती हैं। कल का वाक़या है, जैसे 2 डाकू जो थे वो मारे, उन लोगों ने खुद जिनको लूटने की कोशिश कर रहे थे, लोग जमा हुए, और इसी तरह आए दिन के वाक़यात होते हैं। इसी तरह स्ट्रीट क्राइम भी रिपोर्ट हो रहा है। हम बात कर रहे थे मच्छर की, तो मच्छर तो ज़ाहिर है जब ऐसा माहौल उसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा तो मच्छर का पैदा होना और ज़ाहिर है मच्छर का आज़ादी से घूमना और लोगों को डसना, ये तो एक आम बात है। बिल्कुल इसी तरह शहर के अंदर भी अगर माहौल ऐसा बना दिया गया, बेरोज़गारी है, दूसरी चीज़ें जितनी भी हम आपको कर लें, रिस्क कर लें, महंगाई है, उसके बाद लोग बेरोज़गारी या इसकी वजह से डकैतियाँ वारदातें करते हैं। लेकिन एक बड़ी तादाद जो पकड़ी जा रही है उन लोगों की है जो आदी हैं। 8-8, 10-10 मरतबा हम इसी फोरम के ऊपर कितनी मरतबा ये डिस्कस कर चुके हैं कि वो लोग जो पकड़े जाते हैं और पकड़े जाने के बाद वो जेल जाते हैं, जेल में उन्होंने पूरा एक सिस्टम उनका बना हुआ है, वापस आके वो फिर वही वारदात करते हैं। अब पुलिस की सतह पर इसकी सीरियसनेस का ये हमने अंदाज़ा लगाया थोड़ा सा कि उनको जो है वो किसी को हाफ फ्राई करो, किसी को फुल फ्राई करो। मकसद जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है उसको मार दो, या बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है उसको ज़ख्मी कर दो, और इससे थोड़ा सा उनको तक़वियत ये मिल रही है कि शायद ये वारदातें कम हो। मैं कहता हूँ कि जो ज़ख्मी हो गया, जो मर गया वो तो गया, लेकिन जो नए सिरे से जिसने जेल में आया वापस आया, तो उनको तो ना वो पकड़े जा रहे हैं ना वो, मतलब जेल टाइम भी उनके लिए रीग्रुप करने का एक मौका है। रीग्रुप भी है और एक लेते हैं, रीग्रुप करते हैं, वापस आके वही करते हैं। जाहिर है, और इतना लंबा ये दौरानिया नहीं है कि आप कहें कि वो 10 साल या 2 साल या 3 नहीं, 10-12 दिन के अंदर अंदर उसकी बेल जो है वो हो जाती है और वापस आके वो फिर केस नहीं बनाते। मतलब आज CCTV के ज़माने में गवाही देने के लिए नहीं लोग आ रहे होते, या
फुटेजेस एक्सेप्ट नहीं होती हैं एज एविडेंस, क्यों नहीं है अंदर? एक तो ये वीडियो एविडेंस अभी तक वायलेट नहीं हुआ कोर्ट के अंदर, उसके वीडियो देख के ये एक जो वारदात होती है ना उसका एक एक्चुअल एक रिपोर्ट तो बना देती है कैसे ऐसे हुआ कोर्ट में पेश करने के लिए, लेकिन वीडियो के ऊपर कभी सज़ा हुई हमने नहीं सुना। और दूसरी बात ये कि अभी आपने रिसेंटली देखा एक नई फोर्स बना दी गई जो स्ट्रीट क्राइम पे काबू पाने के लिए, ये एक इंतहा का मजाक है। मैं तकरीबन 30 साल के दौरान कोई 25 से 26 ऐसी फोर्सेस देख चुका हूं जो बनाई जाती रहीं, हर आने पे कोई ना कोई फोर्स बना देते हैं और उसके बाद होता क्या, देखें फोर्स बनाएं लेकिन बात यह कि वो बाहर से पुलिस कोई लोग हायर किए जाएं ना, नए लोग हों, उन्हीं में से निकाल के चल भी तू 8-10 शहर की आबादी के हिसाब से जाहिर है वो एक अब कितने सेल बनाए और वो परमानेंट होते जाते हैं और वो कोई काम उनका करना नहीं है उन्होंने, और वो इस तरह की। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं, व्हाट इज कीपिंग द पुलिस सो बिजी? मतलब जिनका काम है लॉ एंड ऑर्डर पे ही नजर रखना, उनका और काम क्या है? जॉब डिस्क्रिप्शन है, तो किधर होते हैं आजकल वो? मतलब ये अपना काम क्यों नहीं कर रहे? कि वही बात है ना कि अब माहौल ऐसा बन गया है, किस वजह से ये माहौल बना है कि पुलिस देख ही नहीं रही कि स्ट्रीट क्राइम वो सीढ़ियों पे नाका लगा के खड़े हुए होते हैं। नहीं एक्चुअली नाके तो हैं ही हैं, लेकिन वो नाके कुछ डाकुओं को तो पता है ना कि यहाँ नाका होगा, वो नहीं जाएगा। लेकिन जो पुलिस की जो एक्चुअल मैं समझता हूँ, अब ये मुझे नहीं समझ आई कि सैलाब से पूरी कौम मुतासर हुई है, पूरा पाकिस्तान मुतासर हुआ, पूरी कौम लगी हुई है, हर मकतबा फ़िक्र के लोग अब सिर्फ फंडिंग, सैलाब के लिए राशन चीज़ें प्रोवाइड करना, जमा करना, इस पे लगे हुए हैं। तो इस पूरे सिस्टम के अंदर मैंने देखा है कि पुलिस भी यही काम करने लग गई है, जो कि मैं समझता हूँ पुलिस का जो बेसिक काम है कि मैं आप अगर कोई राशन उन इलाकों में लेके जाएं, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें या उनको वहाँ तक पहुँचा के उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में, चलो ये किसी हद तक सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आती है, लेकिन कैंपिंग करना, कैंपिंग करके फंड रेजिंग और फिर राशन, फिर उनको पहुंचाना, फिर उनकी कैंपिंग करवाना। अब जो मुख्तलिफ इलाकों में हमने देखा है कि पुलिस की जानब से इकदाम किए गए, उनको बसाया जा रहा है, उनको ठहराया जा रहा है, उनको ये मैं समझता हूँ कि काम तो ठीक है ये, लेकिन बेसिकली पुलिस का जो एक्चुअल काम है ना वो हर्ट हो रहा है, वो डिस्टर्ब हो रहा है, वो काम नहीं कर पा रहे क्योंकि वो अपना काम कर नहीं रहे और उसके बाद काम वो जाहिर है सारा। हाँ अच्छा, फिर टास्क दिए जाते हैं, कौन पुलिस वाला कितना उसने ज्यादा राशन जमा किया, कितने ट्रक किसने भेजे, कितनी कश्तियां किसने पकड़ के भेजी, कितनी, भाई ये इंतजामी मामला हैं, डिप्टी कमिश्नर ये सब किसका काम है? अब आप ये सोचें कि कराची के अंदर से जो वहाँ सैलाब मुतासरीन के लिए कश्तियाँ गई हैं, आप यकीन करें वो सारी की सारी पुलिस ने जमा की हैं, पुलिस के लोग वो कश्तियाँ जमा की हैं, कहाँ से ली, किसी की मिन्नत की, किसी से ज़बरदस्ती ली, कैसे ली, तो सारी कश्तियाँ जो है वहाँ भेजी गई हैं। मैं समझता हूँ ये सारा काम कमिश्नर कराची का था, ये सूबाई गवर्नमेंट का था, शर्जील इनाम मेमन साहब का काम था जो पुलिस ने किया है। और इसी तरीके से जाहिर है अब पुलिस अगर वो एक तरफ 10 डाकू वारदात कर रहे हैं और एक तरफ उस SHO का ये काम हो कि उसने 10 कश्तियां जमा करनी है, तो भाई वो कश्तियां पहले देगा ना, क्योंकि उसको बेसिक टास्क ये दिया है। तो मैं समझता हूँ कि जो असल जिम्मेदारी छोड़कर दूसरा काम कर रही है पुलिस, ये भी एक वजह है। हम यहाँ बात कर रहे हैं, हमें इदराक हो गया, शहरी अपने किस्से बता रहे हैं, जाहिर है एक शहरियों के पास एक सोशल मीडिया का मीडियम होता है ना, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, वीडियोज़ हम देखते हैं, दिल दहल जाता है। हुकूमत या ओहदेदारान या सूबाई वजारत दाखिला या कोई है इदराक भी इस बात का कि हाँ लॉ एंड ऑर्डर इज आउट ऑफ कंट्रोल? देखिए नो डाउट के भी सैलाब बहुत बड़ा एक इशू बनकर आया है, लेकिन कोई इनकार नहीं कर रहा। नहीं, लेकिन आप किसी से भी बात करें वो यही कहेंगे कि भाई इस वक्त क़यामत टूटी पड़ी है, ये चीज़ है, ये ज़रूरी करनी। तो यहाँ पे लोगों के घरों में क़यामत सुगना बपा हो रही है, हर दूसरे ऐसे ही मार के चले जाते हैं, वो भी तो हर दूसरे दिन हो रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत सीरियसली इस पर करना चाहिए। अच्छा दूसरी बात ये कि चलो रेंजर्स हैं, रेंजर्स की तरफ से भी कुछ ऐसा नहीं हो रहा, बराबर तो सिर्फ यही जिम्मेदारी नहीं है कि पुलिस के अलावा रेंजर्स हैं, फिर गली गली सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए हैं, फिर आप डिफेंस चले जाएं तो वहाँ उनकी अपनी फोर्सेस हैं, सब चीज़ें। लेकिन मैंने कई चीज़ें देखी हैं कि पुलिस को हमने सिर्फ ये देखा है कि किसी तरीके से 1-2 बंदे पकड़े हुए मिल जाएं और उनको वो किसी तरीके से शो कर दें और उनको वो दिखा दें। सरिया पकड़े होते हैं, किसी घर में कोई टूट गया ज़मीन तो रिपेयर ना हो जाए, कहीं वो डाकू नहीं देखते। बॉटम लाइन ये है कि वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट, वो ये मतलब वो किधर गया? अच्छा हाँ, सेफ सिटी के ऊपर मैं बात करें, सेफ सिटी के लिए अब इस वक्त जो SSU का टोटल काम जो था वो जाहिर है स्पेशल सिक्योरिटी एक
दो ना, आप यकीन करें मैं गुज़िश्ता 2 दिन के दौरान वैसे ऐसे चक्कर लगाने जैसे जाते हैं तो टोटल एक्टिविटी वहाँ पर रिलीफ की हो रही है, टोटल एक्टिविटी वहाँ पर जो है वो सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए हो रही है। ख़ुद मकसूद मेमन साहब से हमारी मुलाकात 2 मरतबा हुई तो वो इसी एक्टिविटी में किसी तरीके से फ़ंड रेजिंग या किसी तरीके से जो सामान जमा करके उन मुतासरीन तक पहुँचाना या जो यहाँ मुतासरीन आए हैं उनकी केयर टेकर और ये सारी चीज़ें करें। तो जब हमने यही एक्चुअल तो बात वही थी कि हमारा जो सेफ सिटी है या दूसरी चीज़ें हैं वो कहाँ हैं, तो ज़ाहिर है वो सारा काम अभी इस वजह से, इन मसरूफियात की वजह से वो पेंडिंग में है। शुक्रिया आपका रोगर साहब। रीज़न तो नहीं है, ये एक एक्सक्यूज़ है क्योंकि जिसका जो काम है उसको वही काम करना चाहिए। माना कि सैलाब की सूरत हाल बहुत ही बुरी है, लेकिन ये नहीं कि आप अपना काम छोड़ के उधर पहुंच जाएं, ये कैसे वरना निज़ाम चलेगा। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट, अभी तो हमने रिपोर्ट की है 6 डेथ्स बिकॉज ऑफ स्ट्रीट क्राइम्स। ये दीज नंबर्स को रियली गो हाई अगर कुछ ना किया गया, और इसको रियलाइज़ भी करना पड़ेगा क्योंकि अभी जो हमने शर्जील मेमन साहब की बात बताई है उनकी बात से ये लग रहा है कि ये रियलाइजेशन अभी हुई नहीं है। होपफुली आज के हमारी इस गुफ्तगू के बाद जो हुक्काम है उनमें रियलाइजेशन हो, क्योंकि पीपल आर एक्चुअली वरीड। अब वो वाला स्टेज आ गई है। कराची में आपको पता है लोग अपने घर की गली में चक्कर लगाते रहते थे, गेट नहीं खोलते थे क्योंकि उन्हें लगता था पीछे कोई मोटरसाइकिल ना आ जाए, अगर कोई खुदा ना खास्ता पीछे होता था कोई। अब वही है कि सिग्नल पे मतलब 5 दफ़ा आपके घर वाले कह रहे होते हैं देख लो शीशे लॉक हैं, दरवाजे बंद हैं गाड़ी के। ऑलमोस्ट सिग्नल जब आप देख लेते हैं द लाइट टर्न्स रेड तो आप आहिस्ता हो जाते हैं, यू डोंट वांट टू स्टॉप, आप रुकना नहीं चाहते। इतना खौफ हो गया कि इर्द गिर्द कौन बेचारे शरीफ लोग ही होंगे, लेकिन हर कोई कुछ सस्पिशियस लगना स्टार्ट हो जाता है। एनीवे जी, इसमें ज़रूर देखना पड़ेगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस। अच्छा जी, हमारे सामने एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हम पाकिस्तान क्रिकेट की बात कर रहे हैं। हमने खेलने हैं कुछ 10 T20 कुल मिला के, और हम इसमें बहुत कुछ 7 पहले मरहले में जिसमें हम बहुत कुछ बात कर रहे हैं। हाँ, एशिया कप खत्म हो गया तो अब किसकी वर्ल्ड कप से पहले हमारी 2 सीरीज़ हैं। हम इसमें बहुत कुछ ट्राई कर सकते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। आपको पता ही है, मुझे लगता है फ़खर ज़मान की जगह सर्टनली कोई आएगा, लेकिन क्या इसके अलावा भी किसी की जगह कोई आएगा या नहीं आएगा? अच्छा, कौमी टीम के सामने जो सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज है ना वो है जी इंग्लैंड की टीम 7 T20 मैचेस की सीरीज़ खेलने के लिए पाकिस्तान आ रही है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है, दिस इज़ हैपनिंग, और ये हो कब रहा है 20 सितंबर से 12 अक्टूबर तक पाकिस्तान के मैदानों में जो है वो ये मेला सजेगा, ऑफ कोर्स मेला सजेगा। और ये सीरीज़ T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के हवाले से पाकिस्तान के लिए अब काफ़ी अहम हो गई है, बिकॉज बाकी परफॉर्मेंस तो हमने एशिया कप में देख ही ली है। तो इसी पे ज़रा अपना हाथ साफ कर लें और देखें वेयर वी स्टैंड। वैसे क्वीन की तदफीन हो गई होगी तब तक, क्योंकि इंग्लैंड में आपको पता है कुछ लीग स्पोर्ट्स के इवेंट्स वगैरह भी जरा इस वजह से स्केड्यूल आगे पीछे हुआ मेरा ख्याल है। सो एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पर कई सवालात आपको पता है उठ रहे हैं। खासकर पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर शदीद तनकीद की जद में है। अगले माह होने वाले T20 वर्ल्ड कप से पहले अच्छा मौका है कि हम इंग्लैंड के खिलाफ अपना बैटिंग ऑर्डर और डिफरेंट बैटर्स की ऑप्शंस को आजमा लें, क्योंकि एशिया कप में बैटर्स की नाक़िस कारकर्दगी। इसके बाद बात करने को मूड नहीं हो रहा ना, बड़ी तब्दीलियां यकीनी हैं। बाय द वे, नाक़िस कारकर्दगी की जहाँ बात हो रही है, इसे फाइनल में नहीं था, थ्रू आउट द मैचेस अगर आप देखें सारे मैचेस में हमारा मिडल ऑर्डर वाज नॉट वर्किंग एट ऑल। सोहेल इमरान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सोहेल इमरान, आपसे सबसे पहले तो मेरा ख्याल है यही पूछेंगे कि पाकिस्तान टीम जो है वो एशिया कप के फाइनल तक पहुंची, और इसलिए ये तो नहीं कह सकते कि बुरी परफॉर्मेंस थी, लेकिन कोई ख़ास अच्छी भी नहीं थी, तो लिहाजा फाइनल में तो सब सामने आ ही गया। तो आपकी नज़र में बुनियादी मसला कहाँ आया? जी, बुनियादी मसला जो मैंने वहाँ पर फील भी किया, अगर आप कहते हैं कि जी फाइनल में पहुँचना, फाइनल में ज़रूर पहुँचे, लेकिन अगर आप पूरी कारकर्दगी का जायज़ा लें, आपको इंडिया के हाथों शिकस्त होती है। हांगकांग के ख़िलाफ़ मैच में आपने आखिरी ओवर्स में जाके एक अच्छा मुनासिब सा टोटल हासिल किया, नो डाउट उनको आपने 40 से भी कम रन्स पर आउट कर दिया था। और उसके बाद जिस तरह आपने अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ कामयाबी हासिल की, एक आपने अच्छी फतह समेटी थी, वो थी इंडिया के ख़िलाफ़ मैच में। उसके बाद आप पूरे टूर्नामेंट में फाइनल में ज़रूर आप पहुँचे हैं, लेकिन आपने स्ट्रगल किया है, और उसकी बुनियादी वजह यही रही है कि जो मिडिल ऑर्डर जिसकी हम पिछले 2 साल में हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चाहे वो चीफ सेलेक्टर की हो, हेड कोच की हो, कप्तान की हो, हम मिडिल ऑर्डर की जो खामियां थी, जो मिडिल ऑर्डर नए ब्रांड की क्रिकेट नहीं खेल पा रहा, उसकी तवज्जो दिलाते रहे, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रिंगी कि सब यही कहते रहे कि सब अच्छा है। सब 2 छक्के आसिफ लगा देते थे, सब वाह वाह करना शुरू हो जाते थे, खुश दिल शाह आते थे, वो किसी मैच में 30-35 रन कर लेते थे 19 बॉलों पर, हम फिर वाह वाह करना शुरू कर देते थे। लेकिन
इस एशिया कप में मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हुआ है मिडल ऑर्डर। और जो टॉप ऑर्डर के बैटर्स हैं, जिसमें मोहम्मद रिजवान नो डाउट उनके बारे में कुछ कहेंगे तो लोग बातें करेंगे कि जी हम उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। नो डाउट वो T20 के नंबर 1 बैटर हैं, लेकिन उनका जो स्ट्राइक रेट है वो उस तरह का नहीं है जिस तरह की मॉडर्न डे क्रिकेट खेली जाती है। इसी तरह बाबर आजम जो है, स्ट्राइक रेट जो है उस पर तो क्या ही हम बहस करें, मतलब लोग वनडे नहीं खेलते हो स्ट्राइक रेट के साथ जिसके साथ हम T20 खेल रहे हैं। अच्छा, बाय द वे खुशदिल की भी वो हांगकांग वाली 30-35 अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि हम ये खास नहीं छक्कों की रेस में से कब बाहर आएंगे? मतलब ये जो मिडिल ऑर्डर को क्या हमारे सिर्फ छक्के लगाना सिखाने की प्रैक्टिस कराते हैं हम? अच्छे जिस तरह बाबर खेलते हैं, हमारे चौके वाले बैट्समैन क्यों नहीं तैयार हो पाते? क्योंकि रन का फ़र्क तो सिर्फ 2 का है और रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। अब्दुल्ला, इसमें ना अप्रोच की कमी नज़र आती है। जैसा कि हमारा कोचिंग स्टाफ है वो शायद इन बैटर्स को बता नहीं सक रहा या समझा नहीं पा रहा या उनके दिमाग से ये नहीं निकाल पा रहा कि जो पावर हिटिंग है वो सिर्फ छक्कों का नाम नहीं है, चौकों का नाम नहीं है। उसको अगर आपके 13 ओवर्स में जाके 6ठे नंबर का बैटर आ गया है तो उसको इनिंग्स को आगे लेके जाना है। 2 ओवर्स बचे तो उसमें आप मारा मारी कर लें, लेकिन यहाँ पर शारजा जैसी छोटी ग्राउंड में, दुबई जैसी ग्राउंड में पार नहीं जा रही गेंद इन हमारे पावर हिटर्स की, तो आप हिसाब लगाएं कि वर्ल्ड कप में जहाँ पर MCG में मैच खेला जाएगा, आपको इल्म है वो कितनी बड़ी ग्राउंड है, उसके साथ एडिलेड है, पर्थ का ग्राउंड है, आप वहाँ पर कैसे तमाशाइयों में गेंद। तो इसलिए जो मिडिल ऑर्डर के ये जो 3-4 बैटर्स हैं इनकी वजह से खासी मुश्किलात हुई। लेकिन वही वाली जो बात है, जो टॉप ऑर्डर जब आप 30-35 रन 6 ओवर्स में करेंगे और मिडिल ऑर्डर के लिए आप ओवर्स कम छोड़ेंगे, वो उनके लिए भी बहाना मिल जाता है कि जी हमें तेज़ खेलने की कोशिश में आउट हो जाते हैं। लेकिन अब क्योंकि नॉन स्टॉप क्रिकेट आगे आ रही है तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगी। एक आधा प्लेयर जो है वो उसको इंक्लूड किया जा सकता है, जबकि बेंच पर बैठे हुए हैदर अली को इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ में ज़रूर आजमाया जाएगा ताकि उससे पहले एक हतमी कॉम्बिनेशन जो प्लेइंग लेवल आपको। जी डेफिनेटली मेरी, जब हम लोग वहाँ पर मौजूद थे दुबई में भी जो एक्स क्रिकेटर्स हैं उनके साथ भी बात होती रही। वो कहते हैं कि इस वाले मिडिल ऑर्डर जो 3 आप खिलाते हैं उनमें से अगर आप एक शान मसूद को इंक्लूड करते हैं तो अच्छा, रिजवान को रेस्ट दे रहे हैं। जी रिजवान का रेस्ट बनता है क्योंकि जिस तरह की हालत हमने वहाँ पर उनके पूरे टूर्नामेंट के दौरान देखी, उनको पहले क्रैम्प से और उसके बाद इंडिया के खिलाफ जो दूसरा मैच था उसमें उनको घुटने पे भी चोट लग गई। अब हम जो कम अज़ कम जो कराची की लेग होगी जिसमें 4 T20 मैचेस खेले जाएंगे उसमें तो मुझे मोहम्मद रिजवान जो हैं वो रेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम अपने मतलब फिटनेस पे कोई कंसंट्रेट कर रहे हैं, बिकॉज हमने एशिया कप में देखा, चले परफॉर्मेंस को तो थोड़ी देर के लिए साइड पे रखें, लेकिन फिटनेस पे कोई खास नहीं थी, फिटनेस खास नहीं थी, फील्डिंग खास नहीं थी। मतलब इश्यूज हमारे मेजर हैं जिन पे काम चाहिए। जी जब तक फिटनेस की बात है, बहुत ज़्यादा गर्मी थी वहाँ पर दुबई में, बहुत ज़्यादा 45 दर्जा हरारत सेंटीग्रेड दर्जा हरारत था वहाँ पे और उसकी वजह से खिलाड़ियों को क्रैम्प भी पड़ते रहे। नीदरलैंड से खेलते हुए आ रहे थे, नो डाउट अगर अच्छी तरह से उनको पीछे से लेके उनकी फिटनेस पर काम किया जाता तो यहाँ पर एक्सपोज ना होते, लेकिन मौसम का भी अमल दखल वहाँ पर रहा है कि क्रैम्प्स की वजह से पड़े। लेकिन जो सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात दिखाई दी वो फील्डिंग है। हमने कैचेस भी मिस किए हैं, जहाँ पर हमें सिंगल देना चाहिए था वहाँ पे हमने डबल दिए, तो उसमें हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत लग रही है। एक जवाब चाहिए आपसे, ज़रा थोड़ा सा तफसीली बताइए। बहुत सी आपको पता है चरमा गोइयाँ होती हैं, फिर उसमें पुराने जो मतलब हमारे सीनियर तरीन है वो भी कूद जाते हैं। शोएब मलिक भी कूद गए, उन्होंने भी एक कॉमेंट दे दिया, दोस्तियाँ रिलेशनशिप्स निभाना, हालांकि उनके ज़माने में भी क्या होता रहा ये सबको पता है। अभी ये तासुर दुरुस्त है कि जो भी टीम में आएगा नहीं आएगा, खेलेगा नहीं आएगा खेलेगा, ये फैसला बाबर और रिजवान मिलके करते हैं और सेलेक्टर्स विलेक्टर्स और मैनेजमेंट की कोई से है नहीं। मतलब ये लड़के ठीक है वर्ल्ड नंबर 1 वर्ल्ड नंबर 2 हैं, लेकिन इतने हावी हैं कि बस इनके साथ जो जेलिन कर गया वो टीम में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ये डेफिनेटली आप
चेयरमैन रमीज़ राजा की भी अगर आप उनकी टॉक हमेशा सुनते रहे हों, गुफ्तगू सुनते रहे हों, कि उनका कहता है कि हमने पावर दिया है बाबर आजम को। पहले दिन से लेकर जब 13 सितंबर को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद न्यूजीलैंड का जो सीरीज़ नहीं हो सकी थी तब वो गुफ्तगू करते रहे। उसके बाद बाबर आजम जो T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने सेमीफाइनल तक क्वालिफाई किया, ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त हुई, उसके पीछे जो लॉजिक बताई जाती रही है वो यही बताई जाती रही है कि हमने बाबर आजम को ग्राउंड के अंदर एम्पावर किया है, उनको पावर दिया है, इख्तियार दिया ताकि वो अपनी मर्जी की टीम खिला सकें। और उसके बाद बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान टॉप बैटर भी रहे। वनडे में भी अगर आप देख लें, T20 में भी देख लें, बाबर आजम टेस्ट में भी देख लें, उनकी कारकर्दगी सबके सामने है। तो जब एक प्लेयर की सब कारकर्दगी सबके सामने आएगी तो वो अपनी पावर भी शो करेगा, अपनी मर्जी भी दिखाएगा। डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि बाबर आजम के मशवरे के बगैर, बाबर आजम की तजावीज़ के बगैर, बाबर आजम के कहने के बगैर कोई भी ना सिर्फ ना प्लेइंग 11 बल्कि जो 15 का स्पॉट होता है वो भी उन्हीं ही की मर्जी से चुना जाता है। अभी तो वो हसन अली को साथ रखना चाहते थे, लेकिन उनके करीबी लोगों ने समझाया कि पहले ही आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं तो आप इनको ड्रॉप करें, तो इसलिए उनको ड्रॉप किया गया। तो वो तो अलग बात है कि फास्ट बॉलर्स अनफिट होते गए और हसन अली की खुद बहुत जगह बन गई, लेकिन उनको बड़ा ज़ोर देकर कहा गया था कि हसन अली को अभी थोड़ा सा अलग करें। हालांकि बाबर आजम करना नहीं चाह रहे थे। इसका मतलब है कि उनकी सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा से है, उनकी सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा से है, मगर सिलेक्शन वो कितनी मेरिट पे करते हैं ये भी एक सवाल है ना। मतलब जो ये भी एक कमेंट आ रहा था, भाई ड्रेसिंग रूम का एक स्पेसिफिक तरह का माहौल है, उस माहौल में जो जेलिन कर गया वो हो जाएगा शामिल, और उस माहौल में जो नहीं जेलिन किया वो शायद नहीं होगा। जी, साथ ही ये भी बता दें कि इंग्लैंड के लिए जो टीम की सिलेक्शन होनी है वो कब होगी? जी, अब हमें जो बताया गया था वो एशिया कप के बाद बताया गया था। अभी परसों भी हमारी बात हुई थी तो यही कहा गया था कि हम एशिया कप खत्म होने के फ़ौरन बात करेंगे। अब टीम भी आ गई है, कोचेस भी आ गए हैं, सब वापस आ गया, तो इम्कान यही है कि अगले 1-2 रोज़ में इंग्लैंड का जो सीरीज़ है उसके लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया जाएगा। अब सबसे बड़ा ये है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए मसला कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप के लिए भी ऐलान करना है और उसकी जो डेडलाइन है वो भी बिल्कुल सर पर पहुंची हुई है। और इम्कान यही है जो हमें बताया गया है कि ICC से उसमें तुसी कराई जाएगी डेडलाइन में, ताकि जो इंग्लैंड के खिलाफ पहले 4 T20 मैचेस हैं उसमें जो नए दूसरे खिलाड़ियों को लाकर आजमाना है तो उनकी कारकर्दगी भी सामने आ सके। बताइएगा, फ़खर के लिए जगह बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन वही बात आ जाती है कि वो बहुत ज़्यादा रिलाय करते हैं और वो उसी एक न्यूक्लियस का हिस्सा हैं जो जिसका जिक्र अभी आप कर ही रहे थे फ़खर जमान का, तो उनको निकालना इतना आसान नहीं होगा बाबर आजम के परफॉर्मेंस के बावजूद भी अगर नहीं निकालते तो फिर तो पता ही नहीं क्या उम्मीद रखें हम। शाहीन की अच्छा, शाहीन शाह अपडेट क्या है? इंजरी का कुछ बता दें कि कुछ बेहतर हुए? जी, शाहीन ने अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी है। जो फिजिकल थी, उनकी जो वेट ट्रेनिंग थी, उन्होंने कल अपनी सोशल मीडिया पर अपनी एक वीडियो भी अपलोड की है और वो खासे तेजी से बेहतर हो रहे हैं और इम्कान है कि जो दैट इज ऑल द टाइम वी हैव। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। और फर्स्ट अकाउंट इन्होंने हम तक पहुंचाया क्योंकि ये सीरीज़ कवर कर रहे थे वहाँ UAE में। थैंक यू। सो जिन लोगों का वो जिक्र, जिन लोगों को कहकर ये रिवायती अपना बयान देते हैं, वो उन लोगों से कल भी मुखातिब थे। ऑल्दो उन्होंने कहा कि मेरिट पे ही आई एम श्योर जो भी टॉप लीडरशिप होती है आर्मी की उसी में से सर्टनली तयन किया जाएगा। खान साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी इल्ज़ामात किया, आपको पता ही है वो तो उन्हें क्या कुछ नहीं कह चुके, वो छाड़ कर दी। माजी में भी वो इलेक्शन कमीशन पर तनकीद करते रहे हैं, इसलिए तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस में इदारे ने इमरान खान को 27 सितंबर को ज़ाती हैसियत में तलब भी किया हुआ है। इस केस में भी नाअहली की तलवार चेयरमैन PTI के सर पर लटक रही है। असद उमर और फवाद चौधरी की भी तलबी हो गई है और इमरान खान का जवाब मुकर्ररा वक्त में इलेक्शन कमीशन को मौसूल भी नहीं हुआ, जबकि असद उमर और फवाद चौधरी के जवाबात गैर तसल्ली बख्श करार दिए गए हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी समझते हैं कि इमरान खान को रास्ते से हटाने की साजिश हो रही है। बड़ी बदकिस्मती है कि हम जो सियासत है अब तो खैर उसमें कोई प्रिंसिपल रह ही नहीं गया। मैं देखता हूँ चाहे वो एक मजहबी कार्ड का इस्तेमाल हो, अपने इमरान खान को वो एलिमिनेट करने के लिए मज़हब कार्ड इस्तेमाल करना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज जो मरीम नवाज शरीफ ने किया या उससे पहले फजलुर रहमान कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि किसी तरीके से इमरान खान चूँकि इलेक्शनों में नहीं हार रहा तो इसको अब फिज़िकली एलिमिनेट किया जाए।
और उनकी उसके लिए वो मजहबी कार्ड इस्तेमाल करते हैं। कभी उनकी एक स्टेटमेंट निकाल के उसको आधे से, फिर एक जो हमारा एक दो सहाफ़ियों का जो ग्रुप है जो स्ट्रेटजिक मीडिया सेल के साथ काम करता है, और उसने भी एक वीडियो बना करके डाली। और ये सारे लोग एक्चुअली तो इमरान खान के कत्ल के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं, और ये उस सारी स्कीम के छोटे छोटे हिस्सेदार हैं। अच्छा, साथ ही आपको बताएं कि ये मामला तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि वाज़े हो ही जाएगा, लेकिन सिंध के अलावा दीगर सूबों में जो सियासी अदम इस्तेकाम जारी है वो भी यकीनन PTI के लिए फ़िक्र की बात है। जैसे कि आपको बताएं, पंजाब हुकूमत तो सिर्फ 6 वोटों के फ़र्क से खड़ी है, इसलिए हाल ही में इमरान खान अपने MPs के बिकने का खदशा भी जाहिर कर चुके हैं। पंजाब में अंदरून खाना कुछ तो खिचड़ी पक रही है। और साथ साथ आपको बता दें कि खैबर पख्तूनख्वा से इतलात मिल रही हैं कि वज़ीर आला महमूद खान से इख्तलाफात के बाद तकरीबन 30 से ज़ायद MPs जो हैं वो अपनी वफादारियाँ तब्दील करके फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने का इरादा कर बैठे हैं। और साथ ही दूसरी तरफ बलोचिस्तान, जहां BAP पार्टी की इत्तेहादी हुकूमत है, वहां अब वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बजिंजो को हटाने की तैयारियां भी ज़ोर पकड़ रही हैं। और BAP पार्टी के सीनियर रहनुमा जो है मंजूर काकड़ ने इल्ज़ाम लगाया है कि वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बजिंजो को सूबे के मामलात में कोई दिलचस्पी नहीं। तो बलूचिस्तान में आपको पता ही है सब कुछ होता रहता है। खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा लग रहा है, क्योंकि ऑन ग्राउंड जो फ्लड्स के बाद भी सूरत हाल बनी है, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जहां पंजाब में इनकी ज़िमनी इलेक्शन से यकस किया जा सकता है। शिकवा क्या था वो जरा अच्छा, मंजूर काकड़ का शिकवा सुने आप। ऐसे इस मीटिंग भी बुलाई थी, उसमें अपनी पार्टी उसने नहीं बुलाई, अपनी पार्टी से पता नहीं नाराजगी किस बात की है, हमें तो ये समझ नहीं आ रहा। ये चीजें हैं जिसको हम कहते हैं, हम उसको हाईलाइट करना चाहते हैं दुनिया के सामने कि ऐसा बंदा जो 24 घंटे में 20 घंटा सो रहा हो और 4 घंटे रात को जाग रहा हो। अब तो हमारे तो ये था कि हम वज़ीर आज़म साहब से ये भी रिक्वेस्ट करते कि आप रात को विजिट कर ले, क्योंकि साहब दिन को सोया रहता है, तो आप तकलीफ रात को कर लिया करें, क्योंकि आपने तकलीफ करनी होती, साहब ने तकलीफ नहीं करनी होती है। सो ये काकर साहब का शिकवा था। लेकिन ऑल्दो इमरान खान साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अगर कहीं दराड़ वाज़े तौर पर उन्हें पड़ती हुई या अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड कमज़ोर होता हुआ नज़र आ सकता है, कहने वाले भी कहते हैं, तो वो इस मरतबा खैबर पख्तूनख्वा होगा। डेफिनेटली KP है। और अभी हम पता भी करेंगे, हमें ज्वाइन किया सबसे पहले तो शकील फरमान साहब ने, जो कि ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ पेशावर, ही इज जॉइनिंग अस फ्रॉम पेशावर, क्वेटा से हमारे साथ हैं, और रईस अंसारी साहब इज जॉइनिंग अस फ्रॉम लाहौर। तो हम ब्यूरो चीफ्स हमारे के साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा जानते हैं। अच्छा, पंजाब हुकूमत पे भी बात हो रही थी, तो रईस साहब आपसे शुरू कर लेते हैं। कहने वाले ये भी कहते हैं कि भाई अभी तो कोई इम्कान नहीं है, आ ही नहीं सकता, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन वगैरह, तो कैसे ये बात की जा रही है? चाहे PTI वाले खदशा जाहिर कर रहे हों या फिर अता तारड़ साहब कह रहे हों कि भाई इस मरतबा इसी महीने में कोई तब्दीली आ जाएगी, लेकिन आज़ाद ज़रा ये भी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। और इमरान खान साहब मिस्टर X और मिस्टर Y पे जो जिम्मेदारी डाल रहे थे वैसा भी कुछ नहीं है। तो आपके पास क्या खबरें हैं? देखिए अब्दुल्ला, जो ये मामला चल रहे हैं, ये कह सकते हैं कि आप ये इब्तदाई से मामलात हैं, लेकिन इसमें अभी कुछ र्यूमर्स हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है, बस ये ख्वाहिशात ज़रूर हैं। देखिए, जो नून लीग है उसकी तो ख्वाहिश होगी किसी तरह गवर्नमेंट जो है पंजाब में चेंज की जाए, और इसी तरह चौधरी शुजात की भी ख्वाहिश होगी, क्योंकि जो पहले मामला थे उन्होंने नून लीग से मिल के परवेज़ इलाही को चीफ मिनिस्टर बनाया, पीपल्स पार्टी ने गो हेड दिया, लेकिन वो वहाँ से हट गए और चौधरी साहब नाराज़ हैं। तो अभी इब्तदाई ख्वाहिशात हैं, लेकिन एक साथ आपको अहम बात बताता चलूँ कि जो मुक़्तदर हल्के हैं, जिसके बारे में बार बार कहा जाता है कि जी हुकूमतें चेंज कर रहे हैं, हुकूमतें चेंज कराते हैं, वहाँ ऐसी ना भी कोई सोच है, ना इस चीज़ में मामले में कोई पड़े हुए हैं। तो लेकिन जहाँ तक जो हमारे इन्फॉर्मेशन कह लें ये है कि हमें इन्फॉर्मेशन थी कि 4 काफ लीग के जो MPs हैं वो चौधरी शुजात से मिले हैं, और क्योंकि वो 9 MPs जो हैं, 10 टोटल हैं परवेज़ इलाही समेत, 9 नाराज़ हैं, उनमें वजारतें नहीं उन्हें मिली, जबकि पहले उनके पास 2 वजारतें थी। इस बारे में हमारी सालिक हुसैन साहब से बात हुई थी, उन्होंने इस बात को कहा कि ये कतई गलत है, हमारे से भी कोई नहीं मिला। और तकरीबन कहा जा रहा है कि 3 ऐसे MPs हैं जो पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते में हैं, लेकिन ये 7-8 लोगों से मामला हल नहीं होना, और सबको पता है कि इसके लिए एक काफ़ी लोग चाहिए। यानी थोड़ा सा मैं आपको समझाता चलूँगा, अगर इसमें करना ही है तो इसमें 30 कम से कम 25-30 MPA ऐसे हों जो
कुछ काफली का साथ छोड़ें और बाकी तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ें, यानी रिज़ाइन करना पड़ेगा उन्हें, क्योंकि अब जो वोट है असम्बली में वो तो आप दे ही नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद वो तो वोट काउंट ही नहीं होगा। लेकिन काफ लीग का ये है कि काफ लीग के सरबराह जो हैं वो हैं चौधरी शुजात हुसैन, तो अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर चौधरी शुजात हुसैन जो हैं, लेकिन उनके इतने वोट नहीं, 3, 4, 5 वोट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हो भी जाएगा 6 वोट करके तो बाद में अगर उस पर री इलेक्शन हुआ तो फिर मामला फिर अभी तहरीक इंसाफ के हक़ में जा रहा है, ज़्यादा सीट्स उनको मिल जाती हैं, फिर मामला वहाँ पर आ जाएगा। तो अभी ये कह लें कि अभी जो ग्राउंड रियलिटी है उस पर ख्वाहिशात हैं, ख्वाहिश है इसकी चेंज कर दिया जाए। हमारी अता ताड़ा से भी बात हुई है रात, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं। हमने उनसे ये भी पूछा कि शायद लेटर तैयार किया गया गवर्नर की तरफ से कि अब हुकूमत को कहें कि एतमाद का वोट लें, ताकि एतमाद का वोट लें और जिनसे बात हुई है वहाँ एब्सटेन हो जाएँ, गैर हाजिर हो जाएँ तो इनकी मेजॉरिटी आ जाएगी। तो वो कहते हैं ऐसी भी कोई बात नहीं है, और ना ही कह रहे हमने कोई एतमाद के लिए कोई रेजोल्यूशन तैयार किया। आपसे कह रहे हैं कोई बात नहीं है, जिस तरह आपने कहा ट्विटर पे शोशे छोड़ रहे हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा इसी महीने, पर्सनल गेन्स की ही सारे इंतजार में बैठे हैं। ये ख्वाहिश, ये क्या आप कह लेंगे, ये भी ख्वाहिश है और थोड़ा बहुत काम हुआ, ऐसा कोई काम नहीं हुआ इसमें। जी शकील फरमान साहब, अब आपकी तरफ आ रहे हैं और ये बताइएगा कि ये जो 30 MPs हैं जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने का सोच रहे हैं, मुतमईन भी नहीं है वज़ीर आला महमूद खान से, मतलब क्या डिमांड कर रहे हैं, एकदम से क्यों तब्दीली चाहते हैं और क्या ऐसा हुआ है जो उनके मुताबिक सही नहीं चल रहा? देखें, हमारी इतलात के मुताबिक 15 से 20 MPs ऐसे हैं जो कि वज़ीर आला महमूद खान की पॉलिसियों से नाला हैं। मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। कुछ MPs का कहना है कि उनको फ़ंड्स नहीं मिल रहे, वो इलाके में तरक्याती काम नहीं कर सकते और उनको हलकों से जो है रेजिस्टेंस का सामना है। 2 MPs ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सियासी वफादारियाँ जो हैं तकरीबन तब्दील कर ली हैं। एक हैं 4 सदस्य सुल्तान मोहम्मद खान साहब, उन्होंने चंद रोज़ पहले जो है अवामी नेशनल पार्टी को ज्वाइन किया है। दूसरे MP हैं इंजीनियर मोहम्मद फ़हीम, वो अभी पार्टी का हिस्सा हैं, हालांकि वज़ीर आला महमूद खान का कहना है कि उनको पार्टी से निकाल दिया गया है, लेकिन अब तक वो जो है पार्टी का हिस्सा है। उन्होंने अलग ऐलान जो है वज़ीर आला महमूद खान पे इल्ज़ामात लगाए हैं कि करप्शन हो रही है और इमरान खान की जिस सोच से वो इस पार्टी में शामिल हुए थे और जो इमरान खान की सोच थी वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही, और जो है तहरीक इंसाफ के उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इस दौर में जितनी करप्शन हुई है वो किसी भी सूबे में अब तक जो हुकूमतें हैं उसमें कोई भी ऐसी हुकूमत जिसमें इतनी करप्शन हो जिसके इस दौर में हुई है। तो वो जो हैं मुखालिफ हुए हैं वज़ीर आला महमूद खान के और सूबाई हुकूमत के। उनका ये भी कहना है कि उन्होंने एंटी करप्शन को ख़त लिखे कि कुछ तहकीकात की जाएँ, लेकिन उल्टा उनको जो है एंटी करप्शन की जानिब से नोटिस मिला है कि उन्होंने यहाँ पे कब्ज़ा किया है। तो 15 से 20 MPs ऐसे हैं जो कि जो मुख्तलिफ़ वजूहात के बायस जो हैं वो अपनी सियासी वफादारियाँ जो है तब्दील करने के लिए तैयार बैठे हैं। चंद की बातें हो गई। इंजीनियर मोहम्मद फ़हीम साहब के बारे में हमने सुना है कि उनकी जो है GOI से बात हुई और एक जमात और है उनसे बात चल रही है। MNS की अगर बात करें पेशावर में तो उनमें से भी जो है 2 MNS के बारे में बताया जा रहा है कि उनके मुख्तलिफ पार्टियों से मुज़ाकरात जारी हैं। वो भी अपनी PTI का कला खैबर पख्तूनख्वा अब वहाँ पे उनकी स्टैंडिंग या फुटिंग कमज़ोर हो रही है, बुनियादें खोखली हो रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए शायद बाकी मुल्क में इतना चैलेंज ना हो, लेकिन जितना खैबर पख्तूनख्वा में इस मरतबा चैलेंज हो सकता है। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा चैलेंज होगा और उसका जो है अंदाज़ा आप जो है लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन से लगा लें कि वहाँ पे उन्होंने मेजॉरिटी जो है सीट्स हारी हैं। लेकिन अगर हुकूमत की आप बात करें तो हुकूमत को फ़िलहाल क्यों कोई ख़तरा नहीं है, इसलिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत हासिल है और अब हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन अगले इलेक्शंस जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ख़तरा साबित हो सकते हैं। इसी तरह अगर MPs जो हैं सियासी वफादारियाँ तब्दील करते रहे तो एक पार्टी को मसला होगा। जबकि तंजीमी ढांचे की अगर आप बात करें तो मुख्तलिफ अजला में जो है निचली सतह पर जो तंजीमें हैं वहाँ पर भी जो है 2-2 ग्रुप्स बने हुए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी लीडरशिप जो है इससे भी जो है नाराज़ है और वो कोशिश उनको तशवीश है और वो कोशिश कर रहे हैं कि इन मसाइल को हल करें। और अब तो जो है परवेज़ खटक जो है सूबाई सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी सरबराही में कमेटी बनाई गई है ताकि वो जो ये डिफरेंसेस हैं उनको अगले इलेक्शन एक चैलेंज बन सकते हैं। बलूचिस्तान चलेंगे, वहाँ पता नहीं क्या चल रहा है, मतलब कुद्दूस पसंजो साहब जाते हैं तो कौन आता है, मतलब आपको पता है ये बाप पार्टी की हुकूमत है। बताइएगा सलमान अशरफ के कितने दिन हैं अभी और इनके मजीद?
जी अब्दुल्ला, बदकिस्मती से बलूचिस्तान की सूरत हाल ये है कि पूरा बलूचिस्तान इस वक्त सैलाब में डूबा हुआ है और जैसे हम देख रहे हैं कि दीगर तमाम सूबों में वज़ीर-ए-आला काफ़ी मुतहरिक हैं, इवन के वज़ीर-ए-आज़म भी काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। बलूचिस्तान के भी 2 से 3 दौरे कर चुके हैं। इस दौरान वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान ऑन ग्राउंड बदकिस्मती से नज़र नहीं आए, जिसकी वजह से ना सिर्फ ये कि बहुत से सियासी हलकों में बात हो रही थी, अब उनकी पार्टी के अंदर से भी उन पर एतराज़ात उठना शुरू हो गए और उसका बड़ा वाज़ेह सबूत उनके पार्टी के जो मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल है उनकी जानिब से बयान आना है। उनका कहना है कि हमें उनसे कोई और इख्तलाफ नहीं है, उनकी तसाली, उनकी सुस्ती बेसिकली हमारी पार्टी को, हमारे पार्टी वर्कर्स को, हमारे जो फॉलोअर्स हैं उनको डिच कर रही है और हर जगह से शिकायत आ रही हैं। ऐसी सूरत हाल में हमने मुतादिद बार उन्हें कहा कि इस सैलाबी सूरत हाल में आपको ऑन ग्राउंड नज़र आना चाहिए, इमदादी कार्रवाइयाँ उस तरह नहीं हो रही, रिलीफ एक्टिविटीज़ वैसी नहीं हैं, इसके अलावा रेस्क्यू में बड़े मसाइल थे। अब भी लोग इस सैलाब की सूरत हाल में घिरे हुए हैं, लेकिन उनकी जानिब जो उनके पार्टी के सेक्रेटरी जनरल है, उनका कहना है कि तमाम पार्टी के जो सीनियर दोस्त हैं उनके पास इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वज़ीर-ए-आला को ऑन ग्राउंड होना चाहिए था। इसके साथ साथ पार्टी ज़राए ने एक और बात की तस्दीक की। उनका कहना है कि मखलूत हुकूमत में शामिल जमातों की निस्बत अपोजिशन की जो जमातें हैं, जिसमें JUIF और BNP मैंगल जो हैं वो सरगर्द जमातें हैं, उनके अरकान असम्बली को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है और जो पार्टी के लोग हैं उनकी बात को उस तरीके से नहीं लिया जा रहा, उन्हें उस तरीके से फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा कि वो अपने हलकों में जो लोग इस वक्त मुसीबत में घिरे हुए हैं उनके साथ जाके कोई इमदादी कार्रवाइयाँ या कोई रिलीफ कर सकें। तो ये बेसिकली उनके दरमियान एक बोन ऑफ कंटेंशन नज़र आ रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर बलूचिस्तान की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए तो बलूचिस्तान में हमेशा से इसी किस्म के पॉइंट्स उठते हैं, उसके बाद पस पर्दा कहानी कुछ और निकलती है जी। इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि एक लावा सा जो पकड़ा था वो उबला है उनके सेक्रेटरी जनरल की सूरत में। सेक्रेटरी जनरल से जो हमारी बात हुई है मंजूर अहमद काकड़ से, उनका ये कहना था कि हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस हवाले से पार्टी के कई सीनियर रहनुमाओं ने मुझसे रब्ता किया और उनका कहना है कि वो इन मसाइल को हल कर लेंगे, लेकिन हर गुज़रते दिन के साथ सूरत हाल में मज़ीद जो है वो मज़ीद बद से बदतर होती जा रही है। किसी किस्म का कोई रिस्पांस नज़र नहीं आ रहा। इस सूरत हाल में वो अपने लोगों को, अपने साथियों को जवाब दें हैं तो एटलीस्ट वो अपनी तरफ से अपना एहतजाज और जो सीनियर उनके दोस्त हैं उन तक ये तमाम जो तहफ़्फ़ुज़ात है पहुँचा रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि जल्द ही इस हवाले से सीनियर जो पार्टी के रहनुमा हैं उन पर मुश्तमिल एक इजलास बुलाया जाएगा और वर्कर्स कन्वेंशन कॉल किया जाएगा, जिसमें फ़र्दर पार्टी के हवाले से उनका जो मुस्तकबिल है उसका फ़ैसला किया जाएगा। लेकिन बज़ाहिर इस वक्त वो बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे हैं कि जिस तरीके से बलूचिस्तान के अवाम के साथ हो रहा है, तबाही हुई है, वैसे जैसे खड़े होना चाहिए था वैसे नहीं। इस सारी सूरत हाल में बल्कि रईस साहब आपसे पूछ लेते हैं कि नज़र यही आ रहा है कि अपनी पर्सनल गेंस के लिए या पॉलिटिकल गेंस के लिए अगर अपने आप को कहीं और लेके जाना चाहते हैं या फिर कोई लड़ाई चल रही है तो वो लिटरली पर्सनल गेंस के लिए। सैलाब के सूरत हाल में अगर कारकर्दगी अच्छी नहीं है या अपने खुद को लग रहा है कि ये काम सही नहीं हो रहा, उसका कोई जिक्र नहीं कर रहा, वो बीच में रोल प्ले हो ही नहीं रहा सैलाब का। जी आपने बिल्कुल ठीक बात की कि जिस तरह सैलाब आया पंजाब में तो उस तरह तबाही नहीं जिस तरह बलूचिस्तान पूरे का पूरा डूब गया और सिंध भी बहुत तबाही हुई। पंजाब में, जनूबी पंजाब में राजनपुर, रुझान इस तरफ ज़रा डीजी खान की तरफ तबाही हुई। लेकिन ये अब भी जो आपने बड़ी अच्छी बात की, ये उस तरफ तवज्जो देने के बजाय सारी की सारी ज़्यादा तवज्जो जो है इनकी अपनी सियासत पर ही है। अब आप छोटी सी मैं आपको मिसाल दूँ कि पंजाब देख लें कि पंजाब में जिस तरह तकर्रुर तबादले होते हैं, DG एंटी करप्शन लगाया गया, 40 रोज़ बाद राय मंजूर को चेंज कर दिया और ये सारा का सारा जो सवालिया निशान है, सवाल उठता है वो वज़ीर आला की कारकर्दगी पर उठता है। वहाँ वो कह रहे हैं अपने केसेस जो हैं वो ख़त्म करें, मुखालफों की केसेस जो हैं उसको ना उन पर केसेस बनाए जाएँ। श्री मदारी का केस ख़त्म, शेख रशीद की इंक्वायरी ख़त्म, फराग गोगी का केस ख़त्म, यानी ख़त्म से मुराद उनकी रिपोर्ट अखराज कर दी गई है। अब अदालतों में जाएगा, अदालतों ने उस पर उसको मंजूर कर लेना या अदालत कहेगी कि इसको मज़ीद चलाया जाए। और राना सनावला को पकड़ लो, ख्वाजा आसिफ के बेटे और बीवी को पकड़ लो, ये सारा का यही चल रहा है ना पंजाब जो सबसे यही चल रहा है। मेरे कहने का मतलब है
उसके आवाम के हाल में, जनूबी पंजाब के हाल में किसी को कोई फिक्र नहीं है, ऐसे ही है। शकील आप भी बताइए, खैबर जनूबी पंजाब तो चले मुतासर हुए, बलूचिस्तान का तो बुरा हाल है। ताहाल खैबर पख्तूनख्वा में भी सैलाब ने बहुत तबाही मचाई, ऑल्दो पानी उतर गया लेकिन फिर भी बहुत तबाही की दास्तानें छोड़ गया है। वहाँ पे जो गम गुस्सा है लोगों का, वो सैलाब में इनकॉम्पिटेंस और लोगों का, नुमाइंदों का आवाम में मौजूद ना होने पे भी है, या सिर्फ अपने पॉलिटिकल गेन्स पे ही ये वफादारियाँ तब्दील होने पे सोच विचार हो रही है? नहीं, देखें डी खान और टांक और स्वात को आप देखें, जहाँ पे जो है वसी पैमाने पे जो है तबाही है, नौशहर और चारसदा को मुतासिर किया है। कल ही हमने देखा है कि वहाँ से जो तासुरात आए हैं, तो वज़ीर आला का अपना हल्का है स्वात का, वहाँ से भी लोग जो हैं वो जो है नाला हैं कि अवामी नुमाइंदे जो हैं वो सैलाब की सूरत हाल में जो है उनके साथ नहीं थे। इसी तरह जो है DI खान और टांग को भी आप देखें तो वहाँ पे भी हमने नहीं देखा कि ग्राउंड पे जो है अरकान असम्बली हों। दीर की आप बात करें, दीर में भी तबाही जो है मची है, और आप देख लें कि इस हवाले से जमात इस्लामी के क्लियर मौक़िफ़ भी आया है कि दीर में वज़ीर आला महमूद खान ने दौरा तो किया है, लेकिन वो एक ख़ास जो है जगह जहाँ पर ज़्यादा तबाही थी वहाँ तक आए और वहाँ से वापस चले गए हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, इसी तरह जो आवाम है, उनको जो है नाला है इस वजह से कि जो अवामी नुमाइंदे थे जिनको सैलाबी सूरत हाल में आके उनके साथ खड़ा होना चाहिए था, उनकी मदद करनी चाहिए थी आवाम की, वो सूरत हाल सामने नहीं है। और उल्टा ये अपनी सियासत में पड़े। आप देख लें कि मुल्क में जो है अभी एक सियासी हलचल है। तो KP हुकूमत को भी आप देखें तो इनके वज़रा भी इस्लामाबाद कभी जा रहे हैं, कभी वो लाहौर जा रहे हैं, और जो दीगर अरकान असम्बली हैं जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिनको अपने हलकों में होना चाहिए था वो नहीं है, जिनको अपने हलकों में होना चाहिए, जो अरकान है जी वो वहाँ है नहीं। सलमान अशरफ, जल्दी से आप भी हमें बता दें कि बलूचिस्तान में तो बहुत ही बुरा हाल है, पहले ही जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नाकिस हो, वहाँ सैलाब के बाद क्या हुआ है, कोई रिहेबिलिटेशन की तरफ ख़ास तौर पे ये सारे MNAs MPs अपने हलकों में जा रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो गुस्सा ही इस बात पे है लोगों को। कुछ देख रहे हैं आप होते हुए? सूरत हाल ये है कि तमाम जो MNAs MPs हैं, पहले तो उन्होंने सैलाब के बाद यहाँ अपने हलकों में जाना तो दूर की बात, कोयटा आने की भी ज़हमत नहीं की। अभी इक्का दुक्का MP साहिबान जो हमें या MNA साहिबान यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं, वो यहाँ पे बैठ के उनका मस्कन जो है वो PDMA ऑफिस है, वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट है, और उसके अलावा सिविल सेक्रेटेरिएट है, जहाँ वो ज़्यादा से ज़्यादा इमदादी सामान इकट्ठा करने और अपने इलाकों में भेजने का दावा करते हैं। लेकिन ऑन ग्राउंड सिचुएशन ये है कि अवाम कह रहे हैं कि हमें सामान नहीं चाहिए, हमें किसी किस्म की कोई रिलीफ नहीं चाहिए, लेकिन जिस नुमाइंदे को हमने वोट दिया है उसे इस मुसीबत की घड़ी में हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। जो अपने तौर पर वो मदद कर सकता है, जो हमारी हेल्प कर सकता है, उसको वो करना चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब नतीजा इसका बिल्कुल बरअक्स है। और इसके अलावा जो सूरत हाल आपने मज़ीद कही है कि ये सारे यहाँ पे मौजूद हैं लोग, अभी तक इतना अरसा गुजर गया, 13 जून, फिर 14 जुलाई, और इस वक्त हम सितंबर में चल रहा है हमारा सारा सिस्टम। अब तक लोगों के पास रिलीफ एक्टिविटीज़ के हवाले से जो सामान है वो भी नहीं पहुंच पाया। लोग इस पर परेशान हैं कि वो कैसे गुजारा करें। इस तरह की कसम पुरसी की सूरत हाल है कि वहाँ जाने वाले भी परेशान हैं। इसके अलावा बहाली तो अभी बहुत दूर का मसला है, उसके हवाले से सर्वे निकले नहीं है लोग, बहुत सी जगहों पे बेसिक सामान नहीं पहुँच सका। थैंक यू शकील, थैंक यू सलमान, थैंक यू रईस साहब, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। शकील साहब, सलमान अशरफ साहब, मतलब It's a terrible state of affairs, particularly as far as Balochistan is concerned. ऐसा होता कि ये सारी लड़ाइयाँ जो हैं ये इस बात पे हो रही होती कि हमें इसलिए फंड्स चाहिए, हमें इसी इमरजेंसी फुटिंग पे चाहिए क्योंकि हमें अपने हलके में काम कराना है, हम खुद जाके काम करा रहे हैं। इस बात पे अगर कोई कहे ना जी मैंने इस पार्टी के साथ काम नहीं करना क्योंकि ये सिंसियर नहीं है टू द पीपल, तो बात तब बनती है। मतलब इस वक्त आवाम के साथ खड़े होने का वक्त है लिटरली, ना ये कि आप तैयार होके इस्लामाबाद में बैठ के बलूचिस्तान की सूरत हाल पे, और इसके बाद ये तवक्को रखना कि जी ये हल्का तो हमारा है, हम ही को वोट मिलेगा। लोग भी देख रहे हैं और होपफुली वो इतने समझदार अब तक तो हो गए होंगे और अपने हालात देखते हुए कि उन लोगों को तो वोट बिल्कुल ना दें जो आपके साथ खड़े नहीं हुए। ये सूरत हाल है, फैसले आप खुद करें। मतलब आने वाले इलेक्शन के लिए अच्छी मंजरकशी हो जाती है ना सबके लिए, फिर जहन साजी भी आपकी, हम इसलिए हकीकत हाल ये सारे MPs वगैरह को इस बात से डरना चाहिए। ये जब खौफ चला जाता है ना कि जी वी आर अनटचेबल, MPs हों MNAs हों जो भी हों,
इनको इस बात का इदराक होना चाहिए कि अगर हमने वहाँ जाके अपनी शक्ल ना दिखाई और हमने उनकी मदद ना की और हफ्तों महीनों हम उनके साथ वहाँ जाके नहीं रहे तो हमें एक आधा वोट भी नहीं मिलने वाला, और ऐसा ही होना चाहिए। हम लोगों से इसी मौके पे अपील करते हैं कि बस लोग, अल्लाह के बाद NGOs और इन्हीं लोगों का असर है, बाकी तो देख ही लें क्या हो रहा है। क्योंकि आपको पता है ना आजकल क्या हालात हुए हैं, दवाइयाँ मिल नहीं रही, लिटरली मतलब पेनाडोल टाइप दवाइयाँ नहीं मिल रही। वी आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट कोई लाइफ सेविंग ड्रग्स। अच्छा जी, मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पर अमेरिका शदीद तशवीश का शिकार है। पूरी दुनिया ही वैसे तो मदद कर रही है, इसलिए अमेरिका की हुकूमत की जानिब से अब तक $3 करोड़ 10 डॉलर की इमदाद सैलाब मुतासरीन के लिए फ़राहम की जा चुकी है। सिर्फ यही नहीं, अमरीकी कौंसलेट में इस हवाले से एक नशिस्त का भी अहतमाम किया गया जिसमें मुल्क के बड़े फलाही इदारों को मदऊ किया गया और उनसे भी इनपुट लिया गया। बिल्कुल, आपको बताएं कि हेड काउंसलर डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट डेरेक शोले ने NGOs को सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में जो मुश्किलात पेश आ रही हैं वो सुनी और इसके हल के लिए तबादला ख्याल भी किया, डिस्कशंस की। और इस मौके पर हेड काउंसलर जो है डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान में सैलाब से एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया पैदा हुआ है। एग्जैक्टली क्या कहा था आप? We are focused on flood relief because of the disastrous floods that Pakistan is facing today. I've also met with leaders from NGOs here in Pakistan to get a better sense of the flood relief efforts, the people's perspective on the ground of what is needed here, and the situation moving forward. The United States is closely following the flood situation in Sindh, Balochistan, and elsewhere in Pakistan, where the floods have wreaked horrible havoc. We are deeply saddened by the devastating loss of life, by the loss of livelihoods and homes throughout Pakistan. We remain steadfast in our support for affected communities throughout Pakistan. Just in the last several weeks, the United States has provided $53.1 million in humanitarian assistance to support disaster resilience and flood response. अच्छा जी, वहाँ पे NGO से आपको पता है बुलाया कि आपने आपको अभी बताया अमेरिकी कौंसलेट में जिनसे इनपुट लिया गया, उनकी मदद किस तरह ली जा सकती है। और इस वक्त एक NGO ने हमें भी ज्वाइन किया और उनसे हम बात करना चाहेंगे। मुल्क में सैलाब मुतासरीन की बहाली का अमल शुरू हो गया है और ऐसे में फलाही इदारे हुकूमत के शाना बशाना मैदान में मौजूद हैं और इनमें हैंड्स पाकिस्तान भी शामिल है जो कई दिहाइयों से समाजी खिदमात अंजाम दे रहा है और माजी में आने वाली कुदरती आफात में भी मैदान अमल में मौजूद रहा है। आपको बताएं कि हैंड्स पाकिस्तान हालिया सैलाब के दौरान भी मुतासरीन की इमदाद के लिए मसरूफ़ अमल है। और डॉक्टर शेख तनवीर अहमद जो कि CEO हैं हैंड्स पाकिस्तान के, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर तनवीर, सबसे पहले तो आपसे यही पूछेंगे कि हैंड्स पाकिस्तान कई दहाइयों से समाजी खदमात में मसरूफ़ रहा है। हम पहले भी आप लोगों से बात कर चुके हैं इसी फोरम पे। सेहत, तालीम और गुरबत जैसे कई प्रोजेक्ट्स का तजुर्बा भी हासिल है। तो इस मुश्किल वक्त में सैलाब मुतासरीन के लिए आप लोग एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, किस तरह मदद कर रहे हैं? हैंड्स पाकिस्तान पिछले 42 साल से कम्युनिटी डेवलपमेंट यानी एक अच्छी कम्युनिटीज़ बनाने में और डिज़ास्टर मैनेजमेंट में काम कर रहा है। और 2005 से हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट का तजुर्बा लेके 35 डिज़ास्टर्स में पाकिस्तान के, चाहे ज़लज़ला हो चाहे सैलाब हो, 2010 का या 2014 का जो है ज़लज़ला अवारान का या और शांगला और नॉर्दर्न पाकिस्तान के जो ज़लज़ले हैं वो ज़लज़ले में हम पार्टिसिपेट करते रहे हैं और देखते रहे हैं। और इस लिहाज से हैंड्स का एक बड़ा तजुर्बा है डिज़ास्टर में काम करने का। हैंड्स अभी भी इस सैलाब में भी 2022 के जो सैलाब है वो तकरीबन 25 जुलाई से हम काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम 35 अज़ला में अपने काम को फैला चुके हैं जिसमें रिलीफ़ का काम है, रेस्क्यू का काम है। और इस रिलीफ और रेस्क्यू के काम में हमारी जो कश्तियाँ हैं लोगों को रेस्क्यू दे रही हैं, फिर हमारे जो टीमें हैं इन 35 अज़ला की वो राशन पहुंचा रहे हैं, मेडिकल टीमें जो हैं वो हेल्थ कैंप लगा रही हैं, मेडिकल सर्विसेज दे रही हैं। इसके साथ कुछ हाइजीन किट होती है, किचन के सामान होता है, फिर उसके बाद रूफिंग किट जिसको हम कहते हैं टेंट का सामान वो पहुँचाया जाता है। इस तरह से हम तकरीबन 7.5 लाख लोगों को ये फ़ायदा पहुँचा चुके हैं और कोई 2 लाख से ज़ायद हम ये सर्विस पैकेजेस दे चुके हैं। इस कोशिश के लिए सर्टनली आपको कांस्टेंट वसाइल चाहिए। आवाम किस तरह से मदद कर सकते हैं? आप लोगों को फंड्स की ज़्यादा ज़रूरत है, कुछ चीज़ें हैं जो आप मेंशन कर सकते हैं जो दरकार हैं, कुछ बताइए।
हैंड्स की इमदाद के लिए मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सबसे आसान तरीका वेबसाइट पर जाके मुख्तलिफ तरीके देखना है और उसके ज़रिए भेजे जा सकते हैं। हमारे तमाम चैनल्स जो हैं, बैंकिंग चैनल्स के ज़रिए फ़ंड ट्रांसफ़र हो सकता है, क्रेडिट कार्ड्स के ज़रिए ट्रांसफ़र हो सकता है। पाकिस्तानी तकरीबन बहुत सारी बैंक्स ऐसी हैं जिसके ज़रिए आप ये पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यूके में रहने वाले जो लोग हमारी वेबसाइट पर पहुँचे तो वहाँ पर उनको लिंक मिल सकता है। अमेरिका में रहने वाले हम पाकिस्तानी जो अगर हम अपना लिंक देखना चाहें तो हमारी वेबसाइट पर जाएं www.hands.org.pk पे सारी डिटेल मिल जाएगी। इसके अलावा काइंड में जो लोग कपड़े और दूसरी चीज़ों के ज़रिए जो पहुँचाना चाहें, लोग चावल की बोरी, आटे की बोरी और मुख्तलिफ इमदादी अशिया के ज़रिए अगर देना चाहें तो वो हैंड्स के फ़ोन नंबर पर रब्ता करें। हमारे लोग आप तक रब्ता करेंगे और आप वो चीज़ें हमारे सहूलत के साथ तकसीम कर सकेंगे। जो लोग इमदादी अशिया काइंड में भिजवाना जाते हैं वो हमारी वेबसाइट पे जाके हमारा फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट करें। हमारे लोग उसके आपसे रब्ता करेंगे, उनके ज़रिए आप ये इमदादी अशिया, हर किस्म की इमदादी अशिया लोगों तक पहुंचा सकते हैं, सैलाब ज़दगान तक पहुंचा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर तनवीर, ये भी बताइए कि सैलाब से मुतासर अफराद में बच्चों की भी बहुत बड़ी तादाद है और इस वक्त खुराक, रिहाइश और तालीम जैसे मसाइल का सामना तो ऑब्वियसली है ही, लेकिन ऐसे में बच्चों की जहनी सेहत भी मुतासर हो सकती है, बल्कि हो रही है। तो आपकी तंजीम इस हवाले से कुछ कर रही है? सैलाब ज़दगान फैमिलीज़ में बच्चों को जो ट्रॉमा मिला है वो नाकाबिले बर्दाश्त है और वो इस ट्रॉमा के ज़ेर असर रहते हैं। इसके लिए हैंड्स साइको सोशल वेलबींग पे काम करती है, बच्चों की ख़ास तौर पे मेंटल हेल्थ पे काम करती है और उसके अलावा बड़ों की भी मेंटल हेल्थ पे काम करती है। बच्चों की मेंटल हेल्थ के सिलसिले में हम चाइल्ड फ्रेंडली स्पेसेस बनाते हैं उन डिस्प्लेस कैंप्स में जहाँ ये लोग मौजूद हैं और इस चाइल्ड फ्रेंडली स्पेस में इनको रिक्रिएशन एक्टिविटी कराई जाती है असातिज़ा कराम के साथ मिलके, और जिससे वो रिलैक्स होते हैं और वो अपना पिछला जो हादसा उनके साथ हो चुका है सैलाब का, वो उसको भूलने की कोशिश करते हैं और फिर एक नई एनर्जी के साथ ज़िंदगी में कदम रख रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शेख तनवीर अहमद साहब से। हैंड्स और हैंड्स एक काबिल एतमाद इदारा है जो बरसों से लोगों की फलाही तरीक़ों से मदद कर रहा है, उनकी फ़लाह के लिए काम कर रहा है। सो अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो हमने कितने एवेन्यूज़ आपको बता दिए हैं। ईदी है, अख़ुवत है, अलखिदमत है, JDC है, हैंड्स है। इसी एतबार के साथ कि ये सही जगह जा रहा है, या तो इंसान खुद जा सके ना, दिल तो यही चाहता है कि सब कुछ छोड़ के वहीं पहुँच जाओ और कुछ मदद करने की कोशिश करो, लेकिन अगर ये नहीं कर सकते तो देर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस जो ज़बरदस्त काम कर रही हैं, तो उनकी मदद कर दें ताकि वो आगे मदद कर सकें। भाई कल मुझे वो अर्तुरुल के एक बे जो है ना वो भी नज़र आ रहे थे, वो भी पाकिस्तान आए, अब्दुर्रहमान बे मेरा ख्याल है। अच्छा, वन ऑफ द एक्टर्स वो भी सिंध में पहुंचे हुए हैं मदद कर। ये तो आप ही बता दें, नॉट टू एक्साइटेड अबाउट इट। विनर्स जो है ना श्रीलंकन टीम वापस अपने घर गए हैं। अच्छा तो पहुंचे हैं नहीं, मतलब कम ऑन, बी हैप्पी फॉर अदर पीपल्स हैप्पीनेस। हम यहाँ बताते रहते हैं तो क्यों नहीं, बड़ी अच्छी टीम थी, दे डिजर्व टू विन और वो पहुंचे हैं वहाँ। तो क्या उनका रिसेप्शन था जी कोलंबो की सड़कों पे? पहले तो उनको एक बस पे लेके गए ताकि लोग जो हैं वो उनसे मिल सकें, साथ उन्होंने ट्रॉफी उठाई हुई थी एंड इट वाज अ वेरी गुड रिसेप्शन फॉर अ वेरी वेल डिजर्व्ड विन। अच्छा, साउथ एशियन सेलिब्रेशन है ना, तो लाल गुलाब टाइप फूलों के हार तो मस्त होते हैं भाई, उससे उसके बगैर पता कैसे चलता है कि यहाँ खुशी हो रही है? हाँ, मतलब वो तो मस्त है, वो होना जरूरी है। तो लिहाजा ये सारा हुआ, ये विजुअल्स भी आए और बहुत तादाद में लोग निकले और बड़ी मुश्किलात से गुजर रहे हैं वो मुल्क, और उनके लिए बड़ा एक रिलीफ ऐसी खुशी कैन मीन अ लॉट। तो एक ज़रूरत होती है कभी कभार अपने आप को अपलिफ्ट करने की, तो लिहाजा वो गए हैं और उनको बहुत ही अच्छा वेलकम एंड रिसेप्शन मिला है। पाकिस्तानी टीम भी जो है ना वो हिस्सों में आ रही है, ठीक है, टुकड़ों में आ रहे हैं। नहीं कहो ना हिस्से का। देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिकेट बाय द वे आउट देयर, और अगर आज नहीं हम अपने आप को मनवा सके या नहीं 2-2, 3-3, 4-4 करके आ रहे हैं तो हम लोग। ठीक है ना, अभी किस तरह बाय द वे सारे साथ ही आ रहे हैं, बस दे आर जस्ट वॉकिंग आउट 2-2, 3-3। इसलिए सॉरी अब्दुल्ला, बिल्कुल गलत बयानी आप कर रहे हैं। दे ऑल केम टुगेदर, they are just walking out. I mean, why should they walk out डांस करते हुए? नहीं, अब तो बनता भी नहीं है, कोई नहीं बनता, सारों ने साथ आना है, प्रैक्टिस करनी है, इंग्लैंड आ रहा है भाई अभी। मतलब हम डांस करते हुए वसूल करें आपको, लेकिन नहीं हो सका ये, वरना तो आप पहुंच ही रहे थे ना, आपने तो कोई नंबर भी तैयार किया हुआ था। तो पहुंचते क्यों ना पहुंचते, हम आपको पता ही है। अच्छा जी,
अच्छा, थोड़ा सा टाइम रह गया, लेकिन एक और हमने सैलाब के हवाले से बात करनी है और आपको जल्दी से बता दें कि मुल्क में आने वाले बदतरीन सैलाब ने जहां सैकड़ों अफराद को लुक़मा अजल बनाया है, वहां लाखों घरों और बड़े पैमाने पर फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। और इसके साथ साथ हमने वो मनाजिर भी देखे हैं जिसमें कई मवेशी भी सैलाब में बह गए हैं। मतलब ऑनेस्टली हर चीज़ ही वैसे तो हमारा दिल हिला रही थी, लेकिन कितने जानवर थे जो कि इस तरफ फ्लोट करते हुए जा रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली बह गए वो भी, तो वो भी एक बहुत ही मुश्किल एक अंदाजे के मुताबिक 10 लाख से ज़ायद पालतू मवेशी सैलाब के नज़र हुए हैं, जबकि जंगली हयात का जो नुकसान हुआ है वो इसके अलावा है। मतलब एक तो जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं वो तो हैं ही ना, इसके अलावा जंगलों खेतों में जो अदरवाइज जानवर रहते हैं जिनका घर होता है वो इसके अलावा हैं। कोहे सुलेमान में लगने वाली आग ने भी सैकड़ों जंगली जानवरों को निगल लिया था। अभी हमें हमीरा आयशा जो कि मैनेजर WWF पाकिस्तान है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनसे ही बात कर लेते हैं क्योंकि एक ये भी असेस करने की ज़रूरत है कि आगे होने क्या वाला है। हमीरा आयशा, अब पाकिस्तान में हालिया सैलाब के बाद लाखों की तादाद में हमने मवेशी जो देखे हैं वो मारे गए हैं, लाइफ स्टॉक तो बिल्कुल ही ख़त्म होकर रह गया है। तो जंगली हयात पर क्या असर पड़ा है, कितने बड़े नुकसान की इतलात हैं, ये आपके पास? हम सब जानते हैं कि बहुत सारे इलाके ऐसे भी हैं जो कि हमारी बहुत सी नायाब और मादूमियत के ख़तरे से दो चार जो जंगली हयात हैं, ये उनके मसाकीन का काम भी करते हैं। तो इस स्टेज के ऊपर ये कहना कि जंगली हयात के ऊपर क्या असरात मुरतब हुए हैं इन बारिशों और सैलाबों के, तो गालिबन ये कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि असरात गालिबन मस्बत भी होंगे और मनफी भी होंगे। और लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इस नुकसान को और इस खमियाजे को या इसके असरात को देखने के लिए इम्पोर्टेंट हो गए कि हम जो है वो जंगली हयात के किस ग्रोह की बात कर रहे हैं, उनके मस्कन की तबाही की क्या सूरत हाल है, और इस तरह के और बहुत सारे फैक्टर। और एक चीज़ जो और भी ज़रूरी होगी इसमें मद्देनज़र रखना कि जंगली हयात और उनके मसाकीन पे जो फ्लड के असरात हैं वो एक छोटे से जायज़े में नहीं हो सकेंगे पूरे, ये लॉन्ग टर्म होंगे। और इसमें हमें ये भी देखना होगा कि जब फ्लड के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल है, जबकि हमारी जो कोशिशें होंगी वो रिहेबिलिटेशन और रिकन्स्ट्रक्शन की तरफ जाएंगी, तो उसके भी असरात जो हैं वो क्या मुरतब होंगे हमारी जो है बायोडाइवर्सिटी पर और इकोसिस्टम्स पर इन जनरल। ये बताइएगा मीर साहिबा कि अब मौजूदा हालात में पहली तरजीह तो सर्टनली लोगों का जिंदा सलामत बाहर निकालना है, लेकिन जानवरों को भी ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। पर्टिकुलरली ये जानवर तो इन लोगों के बिल्कुल ख़ानदान के अफराद की तरह होते हैं। हमने देखा है कि बहुत से जानवरों को बचाने की कोशिश करने वाले कई ग्रुप्स हैं, लेकिन ये लोग काफ़ी नहीं हैं। बड़ी NGOs हैं इसमें जो काम कर रही हैं। सो हाउ कैन वी सेव मोर एनिमल्स? हमारी जंगली हयात और उनके मसाकीन को बचाने के लिए मैं ख़ास तौर पर दो इंस्टीट्यूट्स का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी जो कि ग़ालिबन इतनी रिकग्निशन नहीं उनको मिलती उनके काम की कि जितना कि हम बाकी लोगों को जानते हैं। हमारे जो मुतल्लिका महकमे हैं सूबाई सतह पर, टेरिटरीज़ की सतह पर महकमा जंगली हयात हैं, हमारे वो ऑफिसर्स जो कि काम कर रहे हैं मुतल्लिका जो हैं वो जंगली हयात के महकमों के साथ, उनका किरदार जो है वो हमेशा फ्रंट लाइन ऑफिसर्स और वर्कर्स का होता है जब भी वाइल्ड लाइफ और उनके हैबिटेट को बचाने की बात आती है। और किसी भी सूरत हाल में, किसी भी साने की सूरत में, और ये सैलाबों की सिचुएशन जो है ये कोई जो है ये भी उसी एफर्ट्स का हिस्सा है जहाँ पर हम जानते हैं कि हमारे बहुत सारे ऑफिसर्स और फील्ड स्टाफ अपने ज़ाती घरों को भी खो चुके हैं, लेकिन वो अभी भी जो हैं वो इतनी ही जांफशानी के साथ जो है वो अपने जो है अपनी ज़िम्मेदारियां जो हैं वो पूरी कर रहे हैं। और ये इंस्टीट्यूशंस अमूमन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ और लिमिटेड कैपेसिटी के साथ काम करते हैं। तो एक अहम इक़दाम जो कि हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारे फ्यूचर की काविशों का, कि जहां हम बाकी इदारों को जो है वो हम उनको स्ट्रेंथन करें, हम उन्हें कैपेसिटेट करें, तो हम इन इंस्टीट्यूट्स को जो कि फ्रंट लाइन पर होते हैं बायोडाइवर्सिटी और उनके हैबिटेट की प्रोटेक्शन के ऊपर, उन्हें पीछे ना छोड़ें, क्योंकि इनका काम भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। ये प्लानिटरी हेल्थ वर्कर्स हैं और हमारी नेचर और जंगली हयात को बचाने के लिए है वो एक बहुत अहम उम्मीद की जो है किरण है। शुक्रिया आपका। आप बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। हमीरा आयशा, मैनेजर WWF पाकिस्तान। और उतनी इम्पोर्टेंस आप अपने लाइफ स्टॉक हवाले से भी। अच्छा जी, हम अब्दुर्रहमान बे की बात कर रहे थे। हम तो उन्हें अब्दुर्रहमान बे के तौर पे ही जानते हैं, आपको पता है। अर्तुगरुल, किसने नहीं देखा अर्तुगरुल। तो वैसे इनका नाम है सीलल, SCELAL, सिलाल।
सलाल पहुंच गए हो। आई डोंट नो द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन, पूरा पाकिस्तान इनको अब्दुर्रहमान बे के तौर पे ही जानता है। सो दुनिया से लोग आ रहे हैं, टर्किश हुकूमत की तरफ से लोग इमदाद करने के लिए आ रहे हैं। इसी तरह अब्दुर्रहमान जो हैं, जो इनका ड्रामाई नाम है, वो भी आए हैं पाकिस्तान में इमदाद करने के लिए, लोगों के साथ खड़े होने के लिए। कितनी दिल को लगी होगी ये बात। ये विजुअल्स आर हार्ट ब्रेकिंग देख के, तो लिहाजा मदद करें जिस कैपेसिटी में भी आप लोग मदद कर सकते हैं। विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह।